ये दुनिया एक अजीब नर्क बन चुकी थी जो ऐसे राक्षसों से भरी हुई थी जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। इंसानियत की एकमात्र उम्मीद कुछ गिने चुने लोग थे जिनके पास सुपर पावर थी, और उन सब में सबसे ताकतवर था हमारा एमसी के। लेकिन वह भी सर्वशक्तिमान नहीं था। जब एक संगठन ने उसे धोखा दिया और दर्जनों राक्षसों के बीच फंसा दिया तो उसकी मौत हो गई। सौभाग्य से वह समय में पीछे लौट गया। सर्वनाश से ठीक पहले वह दोबारा जन्म लेता है एक बच्चे के शरीर में, लेकिन अपने पिछले जीवन की सारी यादें और अपनी मुख्य शक्ति अपने साथ रखता है, जिससे वह जिन राक्षसों को मारता है उनकी ताकत और क्षमताएं अपने अंदर समा सकता है। आसपास ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि वह किसी तरह एक बच्चा बन चुका है। जैसे ही वह समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है, तभी चप्पल पहना हुआ एक पैर उसके कमरे में आता है कि तुरंत सतर्क हो जाता है और अपने पालने के कोने में सिमट जाता है। जबकि एक अजीब शख्स उसके ऊपर झुकता है, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि ये कौन है और क्या ये उसी संगठन से है। लेकिन तभी वो औरत प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ झुकती है और उसे आचान कहकर बुलाती है। लगता है ये अजीब औरत उसकी माँ है जो उसके जागने पर उसे देखने आई थी। ये जानकर कि वह ठीक है, वो औरत वापस खाना बनाने चली जाती है और कि जो अब आचान बन चुका है वो आसपास देखने लगता है। सब कुछ शांत और साफ सुथरा लगता है, बिल्कुल उस दुनिया के उलट जिसे वह जानता था। टीवी चालू है और घर के बाहर लोगों की आवाजें आ रही हैं। बाहर कोई भी राक्षस नजर नहीं आ रहा। ये साफ तौर पर शांति का दौर है और उसका यहाँ एक बच्चे के रूप में होना इस बात का सबूत है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो अब एक ऐसी दुनिया में है जहाँ तबाही नहीं आई, और सबसे अहम बात ये कि यहाँ कोई संगठन नहीं है। इसका मतलब बहुत लंबे समय बाद पहली बार आचान आजादी का स्वाद चख पाएगा अपनी जिंदगी में। जो कुछ भी उसने झेला उसके बावजूद किस्मत के भगवान ने उसे नहीं छोड़ा। ये दिन हमेशा नई शुरुआत के दिन के रूप में याद रखा जाएगा। वो पास में रखे कैलेंडर को देखता है और पाता है कि साल 2020 है, यानी वो महान सर्वनाश से पहले जाग गया है। ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अपने मौजूदा बच्चे के शरीर के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिना सहारे खड़े भी नहीं हो सकता। उसके छोटे छोटे हाथ पैर उसके शरीर का वजन संभालने के लिए काफी नहीं है। उसका गला भी अपने पुराने शरीर से अलग लगता है, इसलिए वह बोल भी नहीं सकता। ये सब उसके लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि समय बेहद कीमती है। जब दुनिया सर्वनाश की ओर बढ़ रही हो तब वो एक सामान्य बच्चे की तरह समय बर्बाद नहीं कर सकता। आचान अपनी माँ की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वो भरोसे के लायक है, लेकिन उस पर निर्भर रहने के बजाय शायद वह उसे अपने मकसद के लिए एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है। आखिर उसे किसी न किसी काम का तो होना चाहिए, भले ही वो ज्यादा भरोसेमंद न लगे, लेकिन वही इकलौती वयस्क है जिससे वो संपर्क कर सकता है। वो सोचता है कि क्या वो कम से कम थोड़ी समझदार है, लेकिन शेल्फ से गिरते कई डिब्बे ही इस उम्मीद को तोड़ देते हैं। वो अपने हाथों से भी ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि खाना बनाते वक्त वो आटे का बेहिसाब ढेर कटोरे में डाल देती है। वो खाना बनाने में भी अच्छी नहीं है और नाश्ता बनाते वक्त घर को लगभग जला ही देती है। साफ है कि वो किसी भी काम में ढंग की नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है अपने बच्चे का ख्याल रखने की, भले ही पहले लगी आग से उसके बाल झुलस गए हों। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी हो और उसकी नई जिंदगी का भविष्य काफी मुश्किल नजर आता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और उसकी माँ दरवाजा खोलने जाती है, जहाँ एक पैकेज आया होता है। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसे डिलीवरी का पैसा देने के लिए अपना बटुआ ढूंढना पड़ता है। जैसे ही वो बटुआ ढूंढने जाती है, आचान सोचने लगता है कि उसने आखिरी बार ये शब्द पैकेज कब सुना था। उसे याद आता है कि डिलीवरी वर्कर पैकेज लेकर लोगों से मिलने जाते थे और वही डिलीवरी वर्कर संक्रमित भी हो गए थे, जिससे हालात बेहद डरावने हो गए थे। जैसे जैसे उसे स्थिति समझ आने लगती है और ये एहसास होता है कि ये पैकेज डिलीवरी असल में क्या हो सकती है, तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और बाहर से एक डरावनी आवाज आती है जो पैकेज लेने को कहती है। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है वैसा ही होता है जैसा आचान ने सोचा था। सामने खड़ा शख्स संक्रमित है और वो एक डिलीवरी राक्षस बन चुका है। आचान डर नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चे के शरीर के बावजूद उसे खुद को बचाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढना ही होगा। उसके पास बस वही बेबी बोतल है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, और एक तकिया भी। वह तकिया उठाता है, वो उसे जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक राक्षस सीधा उसके सिर पर हमला कर देता है। जबरदस्त धमाका पालने को चीर देता है और होन अपनी बोतल पकड़ते हुए फुर्ती से पालने से बाहर कूदता है
और उसी तकिए पर गिरता है जिसे उसने पहले जमीन पर फेंका था। ये कहने की जरूरत नहीं कि अगर ऐसा धमाका उसे छू भी लेता तो वो पक्का मर जाता। सौभाग्य से उसे अपने पिछले जीवन से राक्षसों से लड़ने का भरपूर अनुभव है और उस अनुभव से वह जानता है कि मौजूदा हालत में वह इस दुश्मन को हरा नहीं सकता। ये एक एम्प्लीफाइड मॉन्स्टर लगता है और ऊपर से उसके सिर पर मौजूद टेंटिकल्स और भी खतरनाक दिखते हैं। लेकिन एक और बात जो वह जानता है वो ये है कि ऐसे ताकतवर राक्षस तंग मोड़ लेने में बहुत खराब होते हैं। वो अपनी बोतल हल्के से राक्षस के नीचे फेंक देता है और वो उसकी तरफ दौड़ते हुए उस पर ठोकर खा जाता है। उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरता है। पहली बार आचान अपने पिछले जीवन की सभी क्रूर लड़ाइयों के लिए सच में आभारी महसूस करता है। जैसे ही वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, उसकी पीठ से एक पूंछ निकलती है और खिड़की से बाहर राक्षस के पीछे दौड़ जाती है। वह सड़क पर पड़ी लाश तक पहुंचती है और किसी जीवित प्राणी की तरह मॉन्स्टर कोर को खा जाती है। आचान उस पूंछ को पकड़ता है और उसे देखता है। जब वो मॉन्स्टर कोर चबा रही होती है वो इसे पहचानता है क्योंकि ये वही क्षमता है जो उसके पिछले जीवन में थी। टोड की पूंछ ये एक बेहद ताकतवर क्षमता है, लेकिन उसे नहीं पता कि पुनर्जन्म के बाद भी ये उसके पास क्यों है। महान तबाही 4 साल बाद होने वाली है और के अपने पिछले जीवन में उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन बिना किसी वजह कि ये क्षमता मिलना उसकी जबरदस्त किस्मत है। अपने पिछले जीवन में उसे ये क्षमता तब मिली थी जब उसने एक ऐसे राक्षस का कोर लिया था जिसके पास भी कोयोट की पूंछ थी। एक और खुशकिस्मती की बात यह है कि जितनी कम उम्र में कोई अपनी शक्ति जागृत करता है उतनी ही ज्यादा ताकतवर वह बनती है। इसे परखने के लिए वह अपने हाथ को एक तेज ब्लेड में बदलता है और उससे अपने पालने पर वार करता है जो तुरंत मुड़ जाता है। अपने पिछले जीवन में वह 7 साल की उम्र में क्लास के रूप में जागा था, लेकिन अब जब ये शक्ति उसे एक शिशु के रूप में मिली है तो वो इस बार लेजेंडरी SSS रैंक बनेगा। ये उसके लिए दौलत, शोहरत और खूबसूरत औरतों का टिकट है। ऐसे में उसे इस घर में रहकर एक बेखबर बच्चे की भूमिका निभाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए रेंगता है, वो पालना जिसे उसने पहले मोड़ा था गिरने लगता है और सीधा उसी के ऊपर आ रहा होता है। आचान बचने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है और वो हिल भी नहीं पाता। धातु का पालना आखिरकार टूटने लगता है और एक तरफ गिर जाता है और उसकी आंखें बंद होने से पहले आखिरी चीज जो वह देखता है वो उसकी माँ है जो बेबसी में उसकी तरफ दौड़ रही होती है। जैसे ही पालना गिरता है उसे अपना पिछला जीवन और अपना निर्दयी मास्टर याद आता है जिसने उसे कई भयानक परीक्षाओं से गुजारा था। उस आदमी ने उससे जिंदा रहने के लिए कुत्ते का खाना खाने जैसी घिनौनी हरकतें करवाई थी। ये सब साबित करने के लिए कि वह सच में संगठन का कुत्ता है। होन दांत भींच लेता है इस बात से गुस्से में कि उसे संगठन का कुत्ता कहा गया। वह धीरे धीरे जागता है जब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। लगता है कि राक्षस को हराने के बाद वो बेहोश हो गया था। वो धीरे से खुद को उठाता है और देखता है कि उसकी माँ पास बैठी एक किताब में कुछ लिख रही है। लगता है कि आखिरकार उसने उसे बचा लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि वो पहली जगह बेहोश क्यों हुआ। साफ लगता है कि उसकी क्षमता की ताकत उसके शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। उसने सिर्फ 30 सेकंड तक उसका इस्तेमाल किया और फिर भी वो पूरी तरह थक गया और बिल्कुल असहाय हो गया। फिलहाल उसे और मजबूत बनना होगा अगर वो अपनी शक्तियों को दोबारा संभालना चाहता है। जैसे ही वो ये सब सोच रहा होता है वो अपनी माँ के रोने की आवाज सुनता है। वो उस किताब को देखता है जिसे वो पढ़ रही है और वह स्टिकी नोट से भरी हुई है। एक पन्ने पर वो लिखती है कि उसने कैसे अपना खजाना लगभग खो दिया था। साफ है कि वो उसके बारे में लिख रही है। उसकी पीठ पर एक गहरा नीला निशान भी है और मुमकिन है कि वह निशान उसे बचाते हुए लगा हो। उसके पिछले जीवन की माँ तो उसे थोड़े से मुनाफे के लिए खुशी खुशी संगठन को बेच देती, लेकिन ये औरत खुद को खतरे में डालकर उसे बचा गई। वह अपने नन्हे से हाथों में से एक बढ़ाकर उसे ढांढस देता है और जैसे ही उसे उसका स्पर्श महसूस होता है वो उसे कसकर गले लगा लेती है। लगता है कि ये औरत उससे अलग है और यही बात उसे कुछ समय तक उसके साथ रहने का फैसला करवाती है। लेकिन फिर भी वक्त बहुत कम है और दुनिया एक हफ्ते से भी कम समय में बदलने वाली है। अगला राक्षस पहले ही रास्ते में होगा और अगर उसे अपने नए घर की रक्षा करनी है तो उसे 30 सेकंड से ज्यादा लड़ पाने लायक बनना होगा। उनके अपार्टमेंट के बाहर एक खिड़की साफ करने वाला दर्द से करहाता है जैसे नीला स्लाइम उसकी आंखों, मुंह और नाक से बाहर रिसने लगता है। नीला स्लाइम नीचे फिसलता हुआ ड्रेन पाइप्स में घुस जाता है
और किसी खास जगह की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही होन अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है, उसकी माँ उसके पास कुछ लाती है जो लाल कंबल से ढका होता है। वो कंबल हटाती है और उसके अंदर एक पिंजरे में बंद कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता वो पड़ोसी से लेकर आई है ताकि उसका एक साथी हो सके। आचान को वो कुत्ता अपने पिछले जीवन से याद आ जाता है। वो एक खतरनाक मठ था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस जीवन में उसे दोबारा देखेगा। इसके ऊपर से वो कुत्ता एक बच्चे के खेलने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये होन के लिए एक अच्छी बात भी साबित हो सकती है। उसकी माँ थोड़ी सी भोंदू जरूर है, लेकिन लगता है कि वो कभी कभी काम की भी हो सकती है। अगर वो कुत्ते को सही तरीके से ट्रेन करे तो वह एक ताकतवर साथी बन सकता है और यहाँ तक कि आने जाने का साधन भी बन सकता है। एक बड़ा कुत्ता होना इतना भी बुरा नहीं है। उसकी माँ उसके चेहरे पर आई छोटी सी मुस्कान देखकर मुस्कुराती है। लगता है उसने सही फैसला लिया और कम से कम वो खुश तो हुआ। वो दोनों को खेलने के लिए छोड़कर घर के बाकी काम करने चली जाती है। आचान कुत्ते को घूरते हुए सोचता है कि वो उसके साथ क्या करेगा। फिलहाल उसे सबसे पहले उसे खाना खिलाना होगा। वो किचन से एक सॉसेज निकालकर कुत्ते को देता है और उसे खाने का हुक्म देता है। अगर वह इसे खा लेता है तो आचोन उसका मालिक बन जाएगा और ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन बच्चे की इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश के बावजूद कुत्ता इतना सीधा दिमाग का लगता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे ही कुत्ता सॉसेज उठाने के लिए झुकता है, होन उसके सिर पर पैर रख देता है ताकत के फर्क को दिखाते हुए। लेकिन भले ही कुत्ता बच्चे की बात नहीं समझ पा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेइज्जती बर्दाश्त करेगा। वो अपने दोनों पंजों से आचोन के चेहरे पर जोरदार वार करता है और बच्चे को दूर उड़ा देता है। फिर वो मुड़कर शांति से अपना सॉसेज खाने लगता है, लेकिन बच्चा ये सब चुपचाप सहने वाला नहीं है। आचान जोरदार जंग की चीख के साथ कुत्ते पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है। वो कुत्ते पर कूद पड़ता है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, जबकि माँ उनकी हरकतों पर हंसती रहती है। लगता है दोनों पहले ही दोस्त बन चुके हैं। जैसे ही वो खाना बना रही होती है, उसे एहसास होता है कि आटा खत्म हो गया है। जब वह उसे ढूंढने के लिए नीचे झुकती है, तभी सिंक से एक नीला स्लाइम मॉन्स्टर बाहर आता है और लड़ते हुए कुत्ते और बच्चे के ऊपर खड़ा हो जाता है। उसका निशाना सीधे उस बेखबर औरत पर होता है जो अभी भी नया आटा ढूंढने में लगी होती है। स्लाइम मॉन्स्टर हवा में उठता है और सीधे आचान की माँ की तरफ बढ़ता है। कुत्ता तुरंत हरकत में आता है और मॉन्स्टर पर झपटता है, इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा सके। वह ठीक वक्त पर पहुंचकर उसे सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में धकेल देता है। सौभाग्य से माँ को कुछ भी समझ नहीं आता। जब उसके पीछे स्लाइम और कुत्ता लड़ रहे होते हैं, तब आचोन पूरी घटना को बिना किसी खास भाव के देख रहा होता है। वो मॉन्स्टर इतना कमजोर है कि कोई बड़ी परेशानी नहीं खड़ी कर सकता, लेकिन फिर भी उससे निपटना झंझट भरा है। उसका तरल शरीर काटने और छेदने वाले हमलों को बेकार कर देता है, इसलिए उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। उसकी माँ खुद को कैबिनेट से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने सिर के दर्द की ज्यादा चिंता है और उसे ये एहसास तक नहीं कि उसके पीछे कुत्ते और मॉन्स्टर के बीच भयानक लड़ाई चल रही है। स्लाइम आखिरकार कुत्ते को ढकने लगता है और किसी और रूप में बदलने लगता है। आचान को हालात बिगड़ने से पहले तेजी से कदम उठाना होगा। उसे अपनी पिछली लड़ाइयों से याद आता है कि स्लाइम मॉन्स्टर सूखेपन से कमजोर होता है, इसलिए उसे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे उसे सुखाया जा सके। वो तुरंत अपनी पाउडर दूध से भरी बोतल देखता है और उसे खोलकर मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। स्लाइम सिकुड़ जाता है और इधर उधर उछलने लगता है। नमी खोते हुए दूध ने उसे घबरा दिया होता है और वो उसी की वजह से प्रतिक्रिया कर रहा होता है। जैसे ही वो रुकता है, आचान मौका देखकर उसे डस्टबिन के नीचे फंसा देता है। लगता है अब सब कुछ शांत हो गया है और कुत्ता और उसकी माँ दोनों किचन काउंटर के पीछे से सिर बाहर निकालते हैं। तभी उसकी माँ गलती से उन दोनों पर आटा गिरा देती है, जिससे वे पहले से भी ज्यादा गड़बड़ा जाते हैं। आटा गिरने की वजह से उसकी माँ खुद को धोने के लिए भाग जाती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हों। इस बीच आचोन एक मॉन्स्टर पकड़ने की सफलता का रोमांच महसूस करता रहता है। स्लाइम्स को एक नेचुरल मॉन्स्टर रिपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर वो स्लाइम के तरल को खिड़कियों पर फैला दे तो भविष्य में होने वाले मॉन्स्टर हमलों से बचाव हो सकता है। तभी अचानक डस्टबिन हिलने लगता है। डस्टबिन हिलता है और स्लाइम उसके नीचे से छलांग लगाकर बाहर निकल जाता है। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए वह भागने की कोशिश करता है। कुत्ता उसके सामने आकर रास्ता रोक लेता है और होन भी उसे दोबारा फंसाने के लिए दौड़ता है,
लेकिन स्लाइम फिर भी फिसल कर निकल जाता है। इस बार वह पूरी तरह से डस्टबिन के नीचे फंसने से बच जाता है। भागने से पहले वह दोनों को मिडिल फिंगर दिखाता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। स्लाइम खुद उनके घर आया था, तबाही मचाई और अब बेधड़क भागने की कोशिश कर रहा था। वो भले ही कमजोर हो, लेकिन उसका ये घमंड दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं आता और इसी वजह से वे उसे यूं ही जाने नहीं देना चाहते। आचान पास पड़ी एक छतरी को हथियार की तरह उठाता है और भरोसेमंद सवारी की तरह कुत्ते की पीठ पर चढ़ जाता है। अब वक्त है उस मॉन्स्टर का पीछा करने का, इससे पहले कि वो बहुत दूर जाकर और ज्यादा मुसीबत खड़ी करे। वे उसे भागने नहीं दे सकते, वरना भविष्य में वो उन्हें या दूसरों को और नुकसान पहुंचा सकता है। वे बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि स्लाइम सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठा है। वो नीचे से गुजर रही एक लड़की के सिर पर अपना तरल टपकाता है। लड़की ऊपर देखती है और ठीक उसी वक्त स्लाइम छलांग लगाकर उसे निगलने की कोशिश करता है। आचान और कुत्ता तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और बच्चा तेजी से सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। अगर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है तो वो स्लाइम के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर मॉन्स्टर को लड़की को खाने दिया गया तो ये जगह खून के समंदर में बदल जाएगी। ऐसा मंजर आचोन अपने पिछले जीवन में बहुत देख चुका है। कुत्ता ठीक वक्त पर लड़की तक पहुंच जाता है और उसके ऊपर से छलांग लगा देता है, जबकि आचोन छतरी खोलकर स्लाइम की बारिश को लड़की तक पहुंचने से रोक लेता है। लेकिन स्लाइम रुकता नहीं और छतरी से कूदकर सीधे कुत्ते और बच्चे पर हमला करने लगता है। चूंकि आचान अपनी ताकत बहुत कम समय के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए उसके पास सिर्फ एक मौका है। वो अपनी शक्ति से एक जबरदस्त पंच मारता है जो सीधे मॉन्स्टर को चीरता हुआ निकल जाता है और उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। स्लाइम फट जाता है और चारों तरफ बिखर जाता है। लड़ाई खत्म हो जाती है और आचान व कुत्ता विजयी खड़े रहते हैं। शुक्र है कि वह लड़की को स्लाइम का शिकार बनने से पहले बचा लिया, लेकिन उसने आचान को अपनी ताकत इस्तेमाल करते देख लिया था और वह बुरी तरह डर जाती है। एक पल भी गवाए बिना वो लड़की सड़क पर भाग जाती है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। उसने जो देखा उसके बाद उसका भागना बिल्कुल समझ में आता है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये सोचने की है कि इस गंदगी को साफ करने में कितना वक्त लगेगा। उसकी डायपर से उसकी पूंछ बाहर निकलती है और सड़क पर बिखरे स्लाइम को सोखने लगती है। ऐसा लगता है कि इस पूंछ में एक और मॉन्स्टर की शक्ति को करने की क्षमता है। पिछले जीवन में के केवल तभी नई क्षमता पा सकता था जब वह पुरानी को बदल दे, लेकिन अब ये पूंछ तेजी से बिखरे स्लाइम को निगल रही है और उस शक्ति को अपनी बना रही है। वो अपनी हथेली में एक स्लाइम बॉल बनाकर इसे परखता है और सच में दोनों शक्तियां साथ साथ मौजूद लगती हैं। अपने पिछले जीवन में किने कोशिश की थी कि वो कम से कम शक्तियां बदले ताकि ऑर्गेनाइजेशन की नजर में न आए, लेकिन आखिर में वही उसकी बर्बादी की वजह बना। फिर भी ये अजीब है कि टोड की पूंछ अपने आप विकसित हो गई। शायद इसकी वजह उसकी उम्र है। जितनी कम उम्र में कोई अपनी शक्ति जगाता है, उतनी ही ताकतवर वह बनती है और उतनी ही जल्दी शरीर उसे अपनाता है। कि 10 साल की उम्र में क्षमता उपयोग करता बना था और उससे छोटे सभी बच्चे मर गए थे। ज्यादातर बच्चे मॉन्स्टर टॉक्सिन सह नहीं पाते और संपर्क में आते ही मर जाते थे, लेकिन अब के उनसे भी छोटा है, यानी उसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं है। ये सब सोचते हुए कुत्ता उसे सुरक्षित घर वापस ले आता है। वो अपनी भरोसेमंद सवारी की पीठ से उतरता है और अपनी नई स्लाइम शक्ति से इलाके को ढक देता है ताकि अब कोई मॉन्स्टर उसके घर के पास न आ सके। लेकिन सिर्फ इतना करने में ही उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो पूरी तरह थक जाता है। अभी नई शक्तियों या उनके अनुकूलन के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी स्टैमिना बहुत कम है। फिर भी उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्लाइम बैरियर की वजह से अब मॉन्स्टर उनके घर के पास नहीं आएंगे। आचान जमीन पर गिर पड़ता है, थकान से बेहाल। थकान से वो फर्श पर गिर जाता है और कुत्ता डरावनी नजरों के साथ उसके पास आ जाता है। ऐसा लगता है अब उस अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है जो उसे पहले सहना पड़ा था। कुत्ता झुकता है और आचोन को उसकी शर्ट की गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और एक पल के लिए बच्चे को लगता है कि अब वो कुत्ते का खाना बनने वाला है। वापस अपार्टमेंट में उसकी मां नहाकर बाहर आती है और पहले गिरे आटे से पूरी तरह साफ हो चुकी होती है। वो लिविंग रूम की तरफ जाती है ये देखने के लिए कि उसका बेटा कैसा है और देखती है कि वो कुत्ते के साथ फर्श पर सटा हुआ पड़ा है। देखने में तो वे दोनों गले लगे हुए लगते हैं, लेकिन असल में आचान कुत्ते के भारी शरीर के नीचे बुरी तरह जूझ रहा होता है। कई घंटे बीत जाते हैं
और आखिरकार बच्चा अपने इस मुलायम जेल से आजाद होकर अपार्टमेंट की सुरक्षा के काम में लग जाता है। वो खिड़कियों, वेंट्स और ड्रेनेज पाइप्स पर खास लाइन की परत चढ़ा देता है। अब चाहे घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, वे कुछ समय तक सुरक्षित रहेंगे। ये सब करते हुए वो अपनी पूंछ की मौजूदा हालत भी समझ लेता है। पता चलता है कि ये एक साथ 4 क्षमताएं जमा कर सकती है, जबकि पिछले जीवन में उसे एक क्षमता के बदले दूसरी बदलनी पड़ती थी। अभी वो कोयोट की पूंछ और स्लाइम की शक्ति दोनों इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सिर्फ करीब 30 सेकंड के लिए। किसी बड़े संकट की तैयारी के लिए उसे और भी बहुत कुछ करना होगा। सर्वनाश के समय किसी भी जीवित इंसान को सबसे पहले जरूरत होती है सप्लाई की। आपदा के बाद मौत की सबसे बड़ी वजह मॉन्स्टर नहीं, बल्कि रसद व्यवस्था टूटने से होने वाली भूखमरी थी, जो आगे चलकर सप्लाई के लिए खूनी संघर्ष में बदल गई। अगर कोई इंसान पहले ही सप्लाई जमा कर ले और झगड़ों से दूर रहे तो वो लोगों को अपने पक्ष में कर सकता है और सबसे खतरनाक समय में अपने अनुयायी बना सकता है। आचान को ये तैयारी जल्द से जल्द करनी होगी, लेकिन एक बच्चे के रूप में उसकी सीमाएं हैं। सुपरमार्केट भीड़ से भरे रहते हैं और धीरे धीरे वे मॉन्स्टर से भर जाएंगे। अगर एक भी इंसान संक्रमित हुआ तो बीमारी तेजी से फैलेगी और उसे रोकना नामुमकिन होगा। अपने मौजूदा शरीर के साथ आचोन अकेले किसी बड़ी भीड़ से नहीं निपट सकता, और अभी ऐसे बहुत से स्थान भी नहीं हैं जहां से वह सप्लाई जुटा सके। इन्हीं सब पर सोचते हुए लिविंग रूम की टेबल पर रखे उसकी माँ के फोन की घंटी बजती है। वो देखने जाता है कि क्या है, और देखता है कि मकान मालिक के ग्रुप चैट में मैसेज आ रहे हैं। किस्मत से फोन लॉक नहीं होता, इसलिए वह आसानी से खोलकर सब पढ़ लेता है। ग्रुप में लोग एक अजीब वायरस की चर्चा कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि संक्रमित लोग मॉन्स्टर बन रहे हैं। साफ है कि उन्हें आने वाली तबाही की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, और आचान उन्हें थोड़ा सच बताने में खुश होता है। वो चुपचाप एक अकाउंट बनाता है और ग्रुप में घुसकर लोगों को बताता है कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और उन्हें जल्द से जल्द सप्लाई इकट्ठा कर लेनी चाहिए। हालांकि वो उन्हें सावधानी से निर्देश देकर मदद करना चाहता है, लेकिन कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता। नया अकाउंट और प्रोफाइल न होने से उसकी बात और भी कमजोर लगती है। एक बच्चे के तौर पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, और ऑनलाइन फोरम भी बेकार साबित होते हैं। इस रफ्तार से तो ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही सब मर जाएंगे। तभी अचानक फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। वो जिज्ञासा में उसे स्वीकार कर लेता है, और दूसरी तरफ से सामने वाला सीधे मुद्दे पर आकर कहता है कि अगर वो सच में सप्लाई ढूंढ रहा है तो वो उससे एक डील करना चाहता है। उस व्यक्ति का यूजर नेम हॉट होता है, और ये नाम बच्चे को जाना पहचाना लगता है। यही नाम उस औरत का था जो उसके पिछले जीवन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। उसका अंदाजा सही निकलता है। स्क्रीन के दूसरी तरफ वही हॉट होती है। वो कंप्यूटर और गैजेट से भरे कमरे में कुर्सी से टिककर उसे मैसेज कर रही होती है। साफ दिखता है कि जिससे वो बात कर रही है वो बहुत सतर्क इंसान है, लेकिन किसी भी सौदे से पहले वे उसकी योजना सुनना चाहते हैं। बातचीत पहले ही बहुत झंझट भरी हो चुकी थी और दोनों के बीच मुश्किल से ही शब्दों का आदान प्रदान हुआ था। इसलिए वो सीधा प्रस्ताव रखती है ताकि डील पक्की हो सके। वह उसे हर तरह की सप्लाई देने की पेशकश करती है, चाहे वो खाना हो, पानी हो, आर्मर हो या जो भी चाहिए। बस एक ही चीज की कीमत होगी, और वह है जानकारी, जिसकी कीमत होगी पूरे 100 मिलियन येन। लेकिन हॉट के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ी समस्या थी, इसलिए वो उसे वह जानकारी देने की पेशकश करती है जिसकी उसे जरूरत है, बशर्ते वो अपनी इकट्ठा की हुई सप्लाई का 20% उसे दे। दोनों, उसकी आवाज का लहजा और 100 मिलियन येन की शुरुआती कीमत किसी ग्रेड स्कूल के बच्चे जैसी लगती है। तार्किक रूप से देखें तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वो जिस इंसान से बात कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन वाली हॉट ना हो। वो उससे बात जारी रखता है और सीधे उससे पूछता है कि उसे उसकी किसी भी बात पर भरोसा क्यों करना चाहिए, और इसके अलावा वह ये भी पूछता है कि उसे इस सौदे के लिए राजी क्यों होना चाहिए। हॉट उससे पूछती है कि क्या वो एक सहयोगी की जगह दुश्मन बनना चाहता है। वह चाहती है कि वे आपस में लड़े या एक दूसरे पर शक करें, इसकी बजाय मिलकर काम करें। बच्चा सहमत हो जाता है और उससे पूछता है कि सप्लाई लेने की जगह कहाँ है। वो बताती है कि उसने जानकारी उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की नीचे वाली मंजिल के मेलबॉक्स में रख दी है जहां वह रहता है। ऑर्गेनाइजेशन अभी बना भी नहीं है, जिसका मतलब है कि हॉट अभी उसकी एग्जीक्यूटिव भी नहीं, और इसके बावजूद वह एक खतरनाक औरत है
जो जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों को अपने फायदे के लिए खेलती है। एक बार जब वह किसी को अपना निशाना बना लेती है तो उसे पूरी तरह निचोड़ने के लिए हर चाल अपनाती है। ऐसे में ये नामुमकिन है कि वह किसी ऐसे इंसान से सच में मिलकर चलना चाहे जिससे उसने अभी बात करना शुरू किया हो। वो बस जानकारी को चारे की तरह इस्तेमाल करके उसे जाल में फंसाना चाहती है। लेकिन इस बार आचोन उसकी चालों को अच्छी तरह समझता है और इस बार खेल बिगाड़ने वाला वही होगा, वो नहीं। वो पहले आराम करता है और 2 घंटे सो जाता है। जब वह जागता है तो पहले खर्च हो चुकी उसकी सारी स्टैमिना पूरी तरह वापस आ चुकी होती है और वह जरूरी जानकारी लेने के लिए तैयार होता है। लिफ्ट में सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं और वह इतनी आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए वह सीढ़ियों की तरफ ध्यान देता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे अपनी योजना में एक बड़ी दिक्कत नजर आती है। वो अभी भी एक बच्चा है और उसकी मौजूदा काया के लिए सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उसे अपने मुलायम साथी पर ही भरोसा करना पड़ेगा। वो सोफे पर सो रहे कुत्ते की तरफ देखता है, ये जानते हुए कि वही मेलबॉक्स तक पहुंचने की उसकी एकमात्र उम्मीद है। आचान कुत्ते को जगाने के लिए उसकी पूंछ पकड़कर खींचता है, लेकिन कुत्ते को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह अपनी पूंछ से आचोन को झटक देता है, जिससे बच्चे का गाल लाल हो जाता है। आचोन को लगा था कि उसने इस जानवर को काबू में कर लिया है, लेकिन लगता है कि वे अभी भी अच्छे संबंधों में नहीं है। तभी आचोन की नजर किचन काउंटर पर रखी एक चीज पर पड़ती है जो उसके काम आ सकती है। वह कुत्ते के ट्रीट्स का डिब्बा होता है जिसे वो कुत्ते को फुसलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो कुछ ट्रीट्स अपने हाथ में लेकर कुत्ते की नाक के पास ले जाता है और कुछ ही सेकंड में कुत्ता उठ खड़ा होता है और तुरंत सौदे के लिए मान जाता है। उसके सख्त चेहरे के बावजूद ये कुत्ता असल में काफी आसानी से खुश हो जाता है। अब जब उसका ट्रांसपोर्टेशन तय हो जाता है तो अगला कदम होता है हॉट द्वारा छोड़ी गई जानकारी तक पहुंचना। इससे पहले कि उसकी मां जागे, वो कुत्ते पर सवार होकर अपार्टमेंट बिल्डिंग में घूमता हुआ आखिरकार मेलबॉक्स तक पहुंच जाता है। एक मेलबॉक्स से गुलाबी रंग का एक पत्र बाहर निकला हुआ होता है। साफ है कि वही उसका लक्ष्य है, लेकिन उस जगह पर एक कैमरा भी लगा होता है। ये साफ है कि हॉट इस कैमरे का इस्तेमाल उसकी पहचान पुख्ता करने के लिए करना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो उसकी जानकारी तुरंत बेच दी जाएगी और वो अपनी बढ़त खो देगा। हॉट उन लोगों से नहीं खेलती जिन्हें वो नहीं जानती, इसलिए आचोन को हर हाल में अपनी पहचान छुपानी होगी। ऐसे में उसे भ्रमित करना होगा। बच्चा अपनी शक्तियां सक्रिय करता है और पतली लाल स्लाइम जैसी टेंटिकल्स कमरे में फैलाकर आसपास किसी भी संदिग्ध चीज को स्कैन करता है। अपार्टमेंट के सिक्योरिटी कैमरे के अलावा उसे 3 और छुपे हुए कैमरे मिलते हैं जो शायद उसी ने लगवाए थे। साफ है कि वो उसकी पहचान उजागर करने के लिए बेताब है। उधर अपने कंप्यूटर रूम में हॉट हंस रही होती है, ये देखने के लिए उतावली कि इस बार कौन सा बेवकूफ उसके जाल में फंसेगा। लेकिन बिना किसी के मेलबॉक्स के पास आए ही उसे उस शख्स से कंफर्मेशन मिल जाता है जिससे वो बात कर रही थी कि उसने जानकारी पहले ही हासिल कर ली है। वो घबरा कर कैमरा फुटेज देखती है, लेकिन उसे सिर्फ एक कुत्ता मेलबॉक्स के पास बेकार खड़ा दिखता है। उसे ये जरा भी पता नहीं होता कि उसी कुत्ते के पीछे उसकी परेशानी की असली वजह छुपी हुई है। कैमरे की नजर से बचते हुए चुपचाप पत्र पढ़ते हुए वो कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट समझ लेता है और अपने रोएदार साथी का इस्तेमाल करके छुपकर पत्र पढ़ लेता है। वो फ्लायर को मेलबॉक्स से निकालता है और बिना किसी को दिखे वहां से तेजी से निकल जाता है। फ्लायर उसे इलाके के अंदर मौजूद एक सुपरमार्केट में चल रही क्लियरेंस सेल डील की तरफ इशारा करता है और सबसे ज्यादा संभावना है कि उसे वहीं जाना होगा। जैसे ही वो फ्लायर पढ़ता है, हॉट बेचैनी में उसका फोन लगातार बजाने लगती है और उससे पूछती है कि वो असल में है कौन। वो उसे चिढ़ाते हुए जवाब देता है कि अगर वो उसे 100 मिलियन येन दे दे तो वो अपनी पहचान बता देगा। ये बात हॉट को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है, क्योंकि जो भी ये इंसान है वह साफ तौर पर उसे कम आंक रहा है और वह ये पक्का करना चाहती है कि उसे इसका पछतावा हो। वो नाली के अंदर छुपे एक स्पाइडर सर्विलांस सिस्टम को एक्टिवेट करती है और उसे पूरी बिल्डिंग स्कैन करने का आदेश देती है। ये मकड़ी जैसी मशीन कैमरे से लैस होती है और धूल, पानी, तापमान, मैग्नेट, तेज रफ्तार और इलेक्ट्रिक शॉक से भी सुरक्षित होती है। वो स्पाइडर आचोन और कुत्ते की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे सीढ़ियों से उतरती हुई मुलायम चप्पलों की एक जोड़ी उसे तुरंत कुचल देती है। हॉट दर्द से चीख पड़ती है क्योंकि उसका $30 मिलियन का रोबोट कुछ ही सेकंड में तबाह हो जाता है और उसे नष्ट करने वाली कोई और नहीं बल्कि
कि उसकी अपनी माँ होती है जो उन्हें कुछ समय से न देखकर ढूंढने नीचे आई थी। हॉट अपने स्पाइडर डिवाइस के नष्ट होने पर रोती है, लेकिन किस्मत से उसका ऑडियो फंक्शन अभी भी काम कर रहा होता है। वो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुन पाती है, तभी उसे एहसास होता है कि कॉल फंक्शन भी अभी काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि सामने वाला भी उसकी आवाज सुन सकता है। वो माइक उठाती है और दूसरी तरफ मौजूद शख्स को धमकाने की कोशिश करती है, ये चेतावनी देते हुए कि सिर्फ उसकी मकड़ी को कुचल देने से वे जीत नहीं गए हैं। अब जब उसने उनकी आवाज सुन ली है तो वो उनके सारे मैसेज और उनका काला अतीत इंटरनेट पर उजागर कर सकती है। वो लगातार ताने मारती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बल्कि वे किसी और से बात करते रहते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने हल्के कपड़े पहने हैं और उन्हें ठंड लग सकती है। तभी हॉट को एहसास होता है कि सामने वाला उसकी आवाज सुन ही नहीं सकता और वो अब तक खुद से ही बात कर रही थी। इसके अलावा थोड़ी रिसर्च करने के बाद भी अपने विशाल नेटवर्क और कनेक्शंस के बावजूद वो ये पता नहीं लगा पाती कि दूसरी तरफ वाला इंसान आखिर है कौन। जो भी वो है वो पूरी तरह छुपा हुआ है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। इस बीच हॉन को उसकी माँ से अपार्टमेंट तक फ्री राइड मिल जाती है। वो उसे अकेले बाहर निकलने के लिए डांटती है और बताती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। उधर मैकेनिकल स्पाइडर फर्श पर कुचली पड़ी होती है और अब वो सिर्फ 4% क्षमता के साथ ही काम कर सकती है। आखिरकार हॉट फिर से आचोन से संपर्क करती है और बच्चे को बताती है कि वो उसे जानकारी और सप्लाई दोनों मुफ्त में दे देगी। ऐसा लगता है कि उसने पहले ही हार मान ली है और इतनी सारी परेशानी पैदा करने के बावजूद इतनी आसानी से हार मान लेना लगभग निराशाजनक लगता है। जब वे वापस अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो आचोन को बाहर भागने के लिए हैरानी की बात यह होती है कि कुछ भी नहीं कहा जाता। उसकी माँ सोचती है कि कुत्ते ने खुद ही दरवाजा खोल दिया था और बच्चा आधी नींद में रेंगता हुआ बाहर निकल आया होगा। इसी वजह से अब वो कुछ समय तक कुत्ते का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आगे ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए उसे बांध दिया गया है। हॉट के मुताबिक एक वेयरहाउस स्टाइल सुपरमार्केट जल्द ही खुलेगा, जिसका मतलब है कि वह सप्लाई देगी जो उसने दूसरों से चुराए गए स्टॉक से इकट्ठा की है। इतनी आसानी से ऐसा करना हॉट की तरफ से काफी उदारता दिखाता है। अगर उसे सामान इकट्ठा करना है तो उसे देर करने के बजाय जल्दी करना होगा, लेकिन उससे पहले उसे ये समझना होगा कि वो सुपरमार्केट तक पहुंचेगा कैसे। उसने फ्लायर मेज पर अपनी माँ के देखने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह सीधे उसे दुनिया के अंत के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। तभी वो उसे ये कहते हुए सुनता है कि घर में सिर्फ 5 दिन का दूध ही बचा है। ये एक बेहतरीन मौका होता है और वह इसका फायदा उठा सकता है। वो मेज पर रखा दूध का कप गिरा देता है और शोर सुनकर जब उसकी माँ आती है तो वह सोने का नाटक करता है। जब वह दूध साफ करने जाती है तो उसकी नजर आखिरकार मेज पर रखे सुपरमार्केट के फ्लायर पर पड़ती है। वो उसे उठाती है और उसे देखने जाने के बारे में सोचने लगती है और सब कुछ आचान की योजना के मुताबिक होने लगता है। आखिरकार वेयरहाउस जाने का दिन आ जाता है और वो बच्चे को गुलाबी कपड़ों में तैयार करती है, जिससे वो काफी निराश हो जाता है। जब वे दोनों बाहर होते हैं तो कुत्ते को घर पर ही ढेर सारा खाना देकर छोड़ दिया जाता है। वे सुपरमार्केट पहुंचते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले ही एक सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर आता है और उससे पूछता है कि वह इस इलाके में क्या कर रही है। वो उसे बताता है कि एक संक्रामक बीमारी फैल रही है और लोगों को सपोज टू गार्ड उन्हें इधर उधर घूमने से बचने के लिए कहता है। माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह सिर्फ अपने बच्चे के लिए पाउडर दूध खरीदना चाहती है, लेकिन गार्ड उसकी किसी भी बहानेबाजी को मानने को तैयार नहीं होता। वह एक सरकारी कर्मचारी है और आचान जानता है कि सरकार जल्द ही गायब होने वाली है, इसलिए उन्हें इन बातों की ज्यादा देर तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। गार्ड ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आदेश मिले हैं और वो उसे घर जाने के लिए कहता है। जब वो उससे बात कर रहा होता है तब उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसके पीछे से एक राक्षस दबे पाव आ रहा है। जब तक कि वो अपना हाथ उस आदमी के सिर पर रख नहीं देता, एक ही पल में वो राक्षस अपना हाथ भींच लेता है और आदमी का सिर खून से भरे गुब्बारे की तरह फट जाता है। फिर वह अपना निशाना उस बेबस माँ और बच्चे पर साध लेता है। ये राक्षस अब तक हॉन ने जितना भी सामना किया है उन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है और ये एक मजबूत प्रोलिफरेटिव टाइप है, इसलिए इसमें कोई खास कमजोर बिंदु भी नहीं होता। आचान अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो वह और उसकी माँ दोनों यही मर जाएंगे। समय बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है और वह कार्रवाई करने ही वाला होता है कि उसकी माँ उसे स्ट्रोलर से उठा लेती है
और भागने की कोशिश करती है। आचान जानता है कि भागना बेकार है क्योंकि ये चीज बिल्कुल अलग प्रजाति की है, ये इंसान से कहीं ज्यादा तेज है और उसकी माँ के पास पैदल भागकर बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। जैसे जैसे राक्षस उनके करीब आता है, आचान दीवार पर लगे फायर एक्सटिंग्विशर के केस को देख लेता है और फिर वह अपनी ताकत से उस केस को तोड़ देता है। वो फट जाता है और पूरा इलाका गैस से भर जाता है। अचानक बने इस बादल की आड़ में आचान अपनी माँ की बाहों से निकल जाता है और राक्षस पर हमला करता है। उसे उछालते हुए दीवार से जा टकराता है। उसके पास लगभग 30 सेकंड है और जब तक धूल छंटे उससे पहले उसे इस राक्षस का काम तमाम करना होगा। इन 30 सेकंड में उसे ये लड़ाई खत्म करनी होगी इससे पहले कि उसकी माँ को कुछ समझ आए। राक्षस के अचानक हमले की वजह से उसकी माँ बेहोश हो चुकी होती है, इसलिए उसे ये सब उसके होश में आने से पहले निपटाना होगा। सौभाग्य से वो पहले की टक्कर से ही बेहोश है, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है। प्रोलिफरेटिव टाइप का कोर उसके सिर में होता है। अगर वो उसके सिर पर वार कर पाए तो वो एक ही वार में मर जाएगा, लेकिन पहले दिए गए हमले के बाद भी राक्षस अभी तक बिना नुकसान के खड़ा है। आचान को ये पक्का करना होगा कि वह उसे एक ही वार में खत्म कर दे इससे पहले कि वह उठकर उसे या उसकी माँ को नुकसान पहुंचाए। इस बार वह पहले की तरह कोई आसान रास्ता नहीं अपना सकता। इस बार उसे अपनी ताकत से आमने सामने लड़ना होगा। शुक्र है कि इस बार वो खड़ा तो हो सकता है और उसे रेंगना नहीं पड़ रहा। राक्षस पहल करता है और बच्चे की तरफ छलांग लगाता है, लेकिन आचान समय रहते रास्ते से हट जाता है। फिर वो अपनी तोड़ क्षमता की पतली डोरियों से राक्षस को काटना शुरू करता है। वो उसे खत्म तो नहीं कर पाता, लेकिन इतना जरूर कर देता है कि इतने भारी हमले के बाद राक्षस से खून निकलने लगता है। हालात अभी अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन होन को पूरा भरोसा है कि जीत उसी की होगी। वह दोबारा राक्षस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। इस बार उसे यकीन है कि वो कम से कम उसका सामना कर सकता है। अपने छोटे शरीर की वजह से वह इसके ज्यादातर हमलों से आसानी से बच जाता है और अपनी तोड़ क्षमता की डोरी को उसके शरीर के चारों ओर घुमाकर उसे जकड़ लेता है। फिर जमीन पर उतरते ही वो डोरी को जोर से खींचता है, जो उसे तुरंत काट देती है। ऐसा लगता है कि अब उसका पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी उसे जीतने के लिए राक्षस के सिर पर वार करना ही होगा। उसके लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि इतना बड़ा शरीर होने की वजह से उसे एक तेजी से हिलते बच्चे को निशाना बनाना मुश्किल हो रहा है और इतनी तेजी से हिलने के कारण वो अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। राक्षस के लिए ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी चूहे का पीछा करना। आखिरकार आचान राक्षस से पूरी तरह तेज और चालाक साबित होता है, उसे बुरी तरह थका देता है, यहाँ तक कि वो मुश्किल से हिल पाता है। ये सब उसके पिछले जीवन की लड़ाइयों से मिले अनुभव की वजह से संभव हो पाता है। बच्चे के लगातार हमलों से राक्षस की ताकत काफी कम हो चुकी है और अब बस एक और वार उसे गिराने के लिए काफी होना चाहिए, लेकिन उसे ज्यादा घमंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार कमजोर होने के बावजूद राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पीठ से एक नुकीला कांटा उखाड़ता है और उसे जबरदस्त ताकत से बच्चे की तरफ फेंक देता है। होन हमला तो बचा लेता है, लेकिन फिर भी वो उसके माथे को गहराई से काट देता है। वो फुर्ती से पीछे हटता है और राक्षस से अच्छी खासी दूरी बना लेता है, इससे पहले कि वह दोबारा ऐसा हमला कर सके। अगर वह इसी तरह से दूर से हमला करता रहा तो बच्चे के पास जाकर उसे खत्म करने का कोई मौका नहीं बचेगा। फिलहाल उसे कोई और तरीका सोचने की जरूरत है। उसे कोई रणनीति बनानी होगी, जैसे कोई सरप्राइज अटैक, या फिर उसे किसी तरह उसका ध्यान भटकाने का तरीका ढूंढना होगा। अब समय भी नहीं बचा है और जल्द ही उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद उसके साइड इफेक्ट महसूस होने लगेंगे। फिलहाल शायद उसे भागकर अपनी माँ को वहां से ले जाना होगा इससे पहले कि उसे चोट लगे। जब वो अभी भी सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी वह देखता है कि उसकी माँ बेबस होकर नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ देख रही है। लगता है उसका समय उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो गया और अब वो होश में आ चुकी है और उसे बेतहाशा ढूंढ रही है। जैसे ही वो उसे खोजते हुए आगे बढ़ती है, उसकी सीधी नजर उस राक्षस से मिल जाती है और वो हैरानी से ऊपर उसकी तरफ देखती है, लेकिन भागने के बजाय वो अपनी जेब में हाथ डालती है और कुछ निकालती है। होन घबराकर उसे चिल्लाकर भागने को कहता है, क्योंकि वो अकेले उस राक्षस का सामना बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन नायक की माँ होने के नाते उसके पास भी अपने कुछ पत्ते छुपे होते हैं। वो अपनी जेब से एक स्टन गन निकालती है और राक्षस पर चला देती है, जिससे तेज बिजली का झटका लगता है और राक्षस जड़ होकर वहीं
रुक जाता है। ये तरीका भले ही अजीब हो, लेकिन यही वह मौका था जिसकी बच्चे को तलाश थी। आचान ऊपर से नीचे सड़क की तरफ छलांग लगाता है, ठीक उसी समय जब राक्षस संभल कर उसकी मां पर वार करता है और उसे पीछे की तरफ उछाल देता है। जब वह जमीन पर गिरती है और किस्मत से राक्षस की तरफ नहीं देख रही होती, तभी आचान आसमान से एक जबरदस्त हमले के साथ नीचे उतरता है। उसका इरादा इस कचरे को हमेशा के लिए खत्म करने का होता है। राक्षस ऊपर देखता है और ठीक समय पर देख लेता है कि एक बच्चा अपनी टांग में भारी ऊर्जा जमा किए तेज रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा है। हमला सीधे राक्षस के सिर पर लगता है और वो तुरंत टूट जाता है और उसी पल मर जाता है। उसकी मां अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और बच्चा उसके पास जाकर उसकी हालत देखने लगता है। भले ही वह अभी उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर वो वहां न होती तो उसके लिए हालात कहीं ज्यादा खतरनाक होते। वो सिर्फ खतरे के बावजूद उसे बचाने आई नहीं, बल्कि उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। उसे अभी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, इससे पहले कि वह उसके लिए सच में काम की बन सके, लेकिन कम से कम अब वो उस पर भरोसा कर सकता है। ऐसा सोचते ही उसकी ताकत के बाद के असर उस पर हावी हो जाते हैं और वो उसके बगल में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वह काफी देर बाद होश में आता है तो उसके सिर पर पट्टी बंधी होती है और एक अजीब लाल आंखों वाला आदमी उसके लिए नया डायपर बदल रहा होता है। आचान उस अजनबी को पहचानता नहीं और उसका पहला आत्मरक्षा तरीका उस आदमी पर पेशाब करना होता है ताकि वह डर जाए। उसकी माँ तुरंत माफी मांगने के लिए दौड़ती है, ये सोचकर कि कहीं वह आदमी नाराज न हो जाए। वो आदमी अपने चेहरे से पेशाब पोंछता है और मान लेता है कि शायद उसने बच्चे को डरा दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो कुत्ते के साथ ठीक से रह रही है, और लगता है उसकी माँ उस आदमी को जानती है। वो आदमी शायद उस कुत्ते का पुराना मालिक होता है और वो कुत्ते की देखभाल करने के लिए उसका धन्यवाद करता है। हॉर्न ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि उसकी माँ ने पहले वाला राक्षस जरूर देखा होगा, लेकिन वह ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वह देखता है कि उसके बाल गीले हैं, इसका मतलब शायद वह फिर से चुपचाप रो रही थी जब वो सो रहा था। वो आदमी उसे बताता है कि वे लोग सामान जमा करने बाहर जा रहे हैं और उसे भी साथ चलने का न्योता देता है। ये बात आचान का ध्यान खींच लेती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि दूसरों की मदद से सप्लाई जमा करना बिल्कुल भी बुरा फैसला नहीं है, लेकिन उनके साथ जाने से पहले उसे उस राक्षस से क्रिस्टल कोर निकालना होगा जिसे उसने मारा था। वो अपने स्ट्रोलर से कूदता है और राक्षस के अवशेषों की तरफ जल्दी से जाता है। जैसे ही वो अपनी टोड टेल से उसे सोखता है, उसे तुरंत उस राक्षस की ताकत मिल जाती है। इस बार ये एक हार्डनिंग स्किल लगती है और ये पहले ही उसके खून में घुल चुकी होती है। ये कोई बुरी क्षमता नहीं है और अब वो अपनी पूंछ को किसी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वापस अपने स्ट्रोलर की तरफ रेंगने से पहले वो उस अजीब आदमी को फोन पर बात करते हुए देखता है। वो किसी से बात कर रहा होता है और वे इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि वह और उसकी माँ दोनों उनके लिए बोझ है। वो ये भी बताता है कि उन्हें साथ लाने की वजह ये है कि किसी आपात स्थिति में उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके और कम से कम थोड़ा तो काम आ सके। वो आदमी पूरी तरह पागल लगता है और साफ है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। वो फोन पर सामने वाले से कहता है कि वह दूसरी गाड़ी ले और ज्यादा सप्लाई इकट्ठा करे। जैसे ही आचान ये बातचीत सुन रहा होता है, वो गलती से जिस ट्रक के पीछे छुपा होता है उससे टकरा जाता है और वो आदमी तुरंत मुड़कर किसी भी जासूसी करने वाले पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी उसके पास आता है, लेकिन वह किसी खतरनाक इंसान को देखने की उम्मीद कर रहा होता है और उसकी जगह एक छोटा सा बच्चा देखकर उसका पहरा ढीला पड़ जाता है। वो आदमी आचान के सिर पर हाथ फेरता है और उससे पूछता है कि वह यहाँ तक कैसे पहुंच गया। फिर वह दोबारा फोन पर बात करने लगता है और सामने वाले को बताता है कि बच्चे ने उनकी बातचीत सुन ली थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है। इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि आचान सिर्फ एक बच्चा है, उसे मारना भी कोई समस्या नहीं होगी। ये समझते ही बच्चा घबरा कर अपना सिर झुका लेता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है। फिर सभी लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और उसकी माँ उसे पीछे बच्चे की सेफ्टी सीट में बांध देती है। इसके बाद वे उस आदमी और गाड़ी में मौजूद 3 दूसरे लोगों के साथ निकलने की तैयारी करते हैं। हॉर्न उस पागल आदमी पर भरोसा नहीं करता कि वो ड्राइवर बने, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर वो अपनी ताकत इस्तेमाल कर पाता तो वो एक ही पल में उस पागल आदमी को कुचल देता और दिखा देता कि असली ताकतवर कौन है। गाड़ी में बैठे बाकी लोग एक दूसरे से परिचय करने लगते हैं
और उसकी माँ बातचीत शुरू करने के लिए सबको कुछ स्नैक्स ऑफर करती है। ये बहुत अजीब है कि इतनी सब गड़बड़ी के बावजूद ये लोग इतने शांत कैसे हैं। हचोन सोचने लगता है कि क्या इन्होंने राक्षसों की फुटेज भी देखी है और कोई इस वक्त बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आदमी गाड़ी स्टार्ट करता है और जिस कंपाउंड में वे रह रहे होते हैं वहां खड़े व्यक्ति को हाथ हिलाकर अलविदा कहता है। जैसे ही वे निकलते हैं हचोन समझ जाता है कि शायद उनकी अनजान बने रहना ही एक तरह की आत्मरक्षा है। आखिरकार अगर लोग राक्षस या लाशें भी देख ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया खत्म हो रही है। लोग बस सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करते हैं और अपने डर को छुपाते हैं। जैसे जैसे वे शहर से गुजरते हैं मिस लिंग गाड़ी में सबके साथ बांटने के लिए सैंडविच का डिब्बा निकालती है। गाड़ी में बैठे सभी लोग उसी अपार्टमेंट के निवासी होते हैं जहां आचान और उसकी माँ रहते हैं। उसकी माँ है, फिर लिंग यिंगू जो रूम 502 की रहने वाली है, फिर डेनू जो रूम 103 का निवासी है और आखिर में रयू कासेन जो रूम 104 में रहता है। उसकी माँ लगातार सबको स्नैक्स ऑफर करती रहती है। जैसे ही वे सुपरमार्केट की तरफ बढ़ते हैं रयूकू कासेन उसकी माँ से पूछता है कि वह अकेले बच्चे को कैसे पाल पा रही है जबकि ये इतना मुश्किल है। आखिरकार वह जवान और खूबसूरत है और ऐसा भी नहीं लगता कि वह काम करती है। ऊपर से बच्चे के साथ बाहर निकलना भी खतरनाक है। उसकी माँ ने पहले सोचा था कि बच्चे को घर पर छोड़ दे लेकिन उसने देखा कि जब भी आचान अकेला रहता है तो वो अजीब हरकतें करने लगता है। बहुत सोच विचार के बाद उसे साथ लाना पड़ा। आचान अनजाने में अपनी माँ से चुप रहने को कहना चाहता है क्योंकि वह बीते कुछ दिनों में अपने बच्चे की वजह से हुई सारी अफरा तफरी के बारे में सोचकर आह भर रही होती है। आगे की सीट पर बैठा एक आदमी चिन मैनोरू होता है जो रूम 504 का निवासी है। ड्राइवर टिप्पणी करता है कि लिंग लड़ाई में काफी काम की है, खासकर क्योंकि उसने अपनी टेजर गन से एक बड़े राक्षस को गिरा दिया था। वे कुत्ते को भी पीछे आने वाले ट्रक में लेकर आए हैं ताकि अगर कुछ हो जाए तो उनके पास अतिरिक्त ताकत रहे। आचान की माँ को कुछ भी याद नहीं है और उसे एहसास ही नहीं है कि असल में सारा काम उसके बच्चे ने किया था। जैसे जैसे वे शहर से गुजरते हैं ड्राइवर को महसूस होता है कि कुछ गलत है। यहाँ आसपास और राक्षस होने चाहिए थे लेकिन इलाका हैरानी से खाली है। अचानक उसकी नजर सड़क पर दौड़ती एक लड़की पर पड़ती है जो साफ तौर पर मदद ढूंढ रही होती है। जैसे ही वह सड़क पर भागते हुए छुपने की जगह तलाशती है पास की एक इमारत की दीवार फट जाती है और वहां से एक हाथ बाहर निकलता है। फिर अचानक कई राक्षस एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। ड्राइवर सबको कसकर पकड़ने को कहता है और राक्षसों और लड़की से टकराने से बचने के लिए गाड़ी मोड़ता है। कार और ट्रक दोनों फिसलते हुए राक्षसों के छोटे झुंड से बच निकलते हैं और सुरक्षित निकल जाते हैं। पीछे कुत्ता जोर जोर से भौंकता है जबकि राक्षस लड़की को घेर कर जमीन पर गिरा देते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाती है जबकि राक्षस उस पर चढ़कर हमला करते हैं। आज का दिन आचान और उसकी माँ के घर से निकलते ही बेहद उथल पुथल भरा रहा है। वे चारों तरफ राक्षसों से घिरे हुए हैं और आचान हालात का विश्लेषण करने लगता है। गाड़ी के आसपास मौजूद कीड़े जैसे सिर वाले राक्षसों की गर्दन पर डंक के निशान होते हैं। इन सभी राक्षसों को नियंत्रित करने वाला जरूर कोई साइबॉग होगा। परजीवी हैंडलर परजीवी टाइप के राक्षस होते हैं जिनके पास इंसानों को साइबॉग में बदलने की क्षमता होती है। अकेले में उनकी ताकत ज्यादा नहीं होती लेकिन बड़ी संख्या में वे बेहद खतरनाक हो जाते हैं और जब तक हैंडलर जिंदा रहेगा ये साइबॉग राक्षस लगातार बढ़ते रहेंगे। सबसे अच्छा जो वे कर सकते हैं वो ये है कि तुरंत भागने का कोई रास्ता ढूंढे। पहले वाली बेचारी लड़की पर टूट पड़े कीड़े जैसे राक्षसों को छोड़कर बाकी सभी बग मॉन्स्टर अब गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं और अंदर बैठे लोगों पर हमला करने लगते हैं। वे ड्राइवर के हिसाब से बहुत ज्यादा पास आ चुके होते हैं और कुछ ही सेकंड में एक राक्षस विंडशील्ड तोड़कर अंदर घुस जाता है। आचान चारों तरफ देखता है और जानता है कि इस हालात में सबका बच पाना मुमकिन है लेकिन उसे जल्दी से जल्दी इन्हें पीछे हटाना होगा इससे पहले कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। दुर्भाग्य से वो अपनी ताकत सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है और अगर वह सारी ताकत यहीं खर्च कर देता है तो सब खत्म हो जाएगा। वो गाड़ी के अंदर देखता है और सोचता है कि क्या कोई यात्री लड़ने के काबिल है। रयू बेब्सी में उस लड़की की तरफ देखती है जिसे राक्षस पीट पीट कर खा रहे हैं। वो रोते हुए गाड़ी में बैठे लोगों से कहती है कि समय बर्बाद मत करो और उसे बचाओ। ये सुनते ही आचान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आगे चलकर ये उनके लिए बोझ बनने वाली है। सबको बचाने का तरीका सोचने की बजाय वो सबको उसे बचाने के लिए रो रही है। बेहतर है कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि लड़ाई में वो किसी काम की नहीं है।
चिन मैनोरू कहता है कि उन्हें उस लड़की को बचाने नहीं जाना चाहिए। उसकी गर्दन पर भी वही घाव है जो बाकी राक्षसों पर है, यानी वो शायद पहले ही बचने लायक नहीं रही। चिन मैनोरू की नजरें तेज है, लेकिन वो शायद लड़ाई में ज्यादा काम का नहीं होगा। हालांकि सामान उठाने जितनी ताकत उसमें जरूर होगी। ड्राइवर पूछता है कि क्या उन्हें सीधे इस झुंड में घुस जाना चाहिए, लेकिन अगर वे घुसते हैं तो पहले राक्षसों से निपटना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। आचान को ये विचार पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे वो सबको मरवाना चाहता हो। असली मौके पर इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पीछे ट्रक चलाने वाला इंसान भी शायद ऐसा ही है। डेनकू गाड़ी के अंदर से कोई सख्त चीज उठाता है और ऐलान करता है कि वह किसी भी तरह मदद करेगा। वह देखने में कमजोर लगता है, लेकिन शायद वह ऐसा किरदार हो जो अचानक पागल हो जाए। वह दिखाने की कोशिश करता है कि वह डरा नहीं है, लेकिन साफ है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गाड़ी में ऐसा कोई नहीं दिखता जो चारों तरफ के राक्षसों को गिरा सके। उसकी माँ अपने बैग में हाथ डालकर वही गन निकालती है जो उसने पहले इस्तेमाल की थी। जैसे ही डैन सुनता है कि वह गन लेकर बाहर जाने वाली है, वो फैसला करता है कि अब उसे जाने की जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक तेज नुकीली चीज गाड़ी में घुसती है और सीधे डैन के सीने को भेद देती है। फिर वह कपड़े की गुड़िया की तरह गाड़ी से बाहर उछल जाता है। इसके बाद तेज पंजे गाड़ी के साइड में धंसते हैं और एक अलग कीट राक्षस अपना भयानक सिर अंदर घुसाता है और तुरंत रयू को पंजा मारता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। लगता है यही सभी साइबॉर्ग्स का मुख्य शरीर है। ये कहीं छिपा हुआ था और सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गाड़ी में कोई भरोसेमंद नहीं है। अब लगता है कि बच्चे को ही आगे बढ़कर ये सब संभालना होगा, लेकिन उससे पहले कि वो उठे एक तेज डंक सीधा उसकी माँ की तरफ बढ़ता है। वो इतना तेज नहीं है कि उसे समय रहते रोक सके, लेकिन डंक उसकी माँ को भेदने की बजाय अचानक कार की सीट में धंस जाता है। वे गाड़ी के आगे देखते हैं और देखते हैं कि चिन मिनोरू अप्रत्याशित रूप से राक्षस को रोके हुए है। चिन मिनोरू समझ जाता है कि यही सभी राक्षसों का बॉस है। राक्षस मुड़कर उसके चेहरे पर वार करता है, लेकिन वह डंक पकड़कर उसे तोड़ देता है। ये साफ है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ और ही स्तर का है, क्योंकि उसने नंगे हाथों से सभी राक्षसों के बॉस को काबू कर लिया। राक्षस चीखता है और अपना ही डंक अपनी गर्दन में घोंप लेता है। फिर उसकी चीखें धीरे धीरे खत्म हो जाती है और वह मर जाता है। चिनोरू उसकी लाश को छोड़ देता है, जो सड़क पर गिर जाती है। वो अपने चेहरे से खून पोंछते हुए शिकायत करता है कि वह बूढ़ा होता जा रहा है। वहीं आचान उसे एडमिरेशन से देखता है और समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी एकदम पावर हाउस है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जमीन पर पड़ा राक्षस दूसरा चरण रखता है और वे अभी ढील नहीं दे सकते। आचान नहीं जानता ये बूढ़ा आदमी कौन है, लेकिन सिर्फ दिल पर वार करना राक्षस को मारने के लिए काफी नहीं है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। राक्षस फिर से उठने लगता है और साफ है कि वह दोबारा हमला करने वाला है। आचान बोल नहीं सकता, इसलिए उसे चेतावनी देने का सिर्फ एक ही तरीका सूझता है। हालात और बिगड़ने से पहले वह बूढ़े आदमी को चेतावनी देने के लिए जितनी जोर से हो सकता है चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ता है और कीट राक्षस के छिपकर किए गए हमले से बाल बाल बच जाता है। बूढ़ा आदमी ये सब पहले भी देख चुका है। जब वह स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में था, वह तुरंत समझ जाता है कि इस राक्षस को दिल में वार करके नहीं मारा जा सकता। यही वजह है कि ये आदमी इतना ताकतवर लगता है। वह स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन में काम कर चुका है और इसलिए उसे ऐसे राक्षसों से निपटने की खास ट्रेनिंग मिली हुई है। वह आदमी गाड़ी से कूदकर बाहर आता है और राक्षस पर हमला कर देता है। साफ है कि यह आसानी से साधारण तरीकों से मरने वाला नहीं है, इसलिए चिन मैनोरू फैसला करता है कि इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाकर इस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करेगा। वो राक्षस का सिर पकड़ता है और घुटना उसके चेहरे पर दे मारता है, जिससे उसकी खोपड़ी तुरंत चटक जाती है। थोड़ी सी लड़ाई देखकर ही साफ हो जाता है कि उसके पास परखी हुई युद्ध समझ है और सिर पर हमला करने का फैसला उसने बहुत जल्दी ले लिया। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये बूढ़ा आदमी मिलिट्री से है और गाड़ी में बैठे बाकी लोगों से कहीं ज्यादा खास स्किल्स रखता है। अपनी पिछली जिंदगी में जब वो ऑर्गेनाइजेशन का कुत्ता था, तब तक मिलिट्री लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसने अफवाहें सुनी थी कि सरकार गिरने के बाद मिलिट्री ही सबसे बड़ी ताकत बनी जिसने राक्षसों का मुकाबला किया। वे उस समय ऑर्गेनाइजेशन के दुश्मन थे और उन्हीं में से एक था स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन, जो कोर यूनिट में काम करता था। लगता है उन्हें खास ट्रेनिंग दी गई थी और वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कांटे की तरह थे। इस आदमी की मेहनत की वजह से अब वे आखिरकार
सुपरमार्केट जाकर जरूरी सामान ले सकते हैं। उसकी माँ पहले सुझाव देती है कि वे घर भी चलें, लेकिन चिनोरू तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है और कहता है कि अगर वे घर गए तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। अब लगता है कि टीम में आखिरकार एक भरोसेमंद इंसान मिल गया है, लेकिन अब आचान को सोचना होगा कि इस आदमी को अपनी साइड कैसे लाया जाए। शायद वह कोई फर्जी मिलिट्री कमांड भेज सकता है, या फिर हॉट को ब्लैकमेल करके उससे अंदर की जानकारी मंगवा सकता है, या फिर सीधे उस आदमी से चिपक कर उससे जबरदस्ती सुरक्षा करवाएं। बस अपने फायदे के लिए इस आदमी को इस्तेमाल करने का ख्याल आते ही बच्चा शैतानी मुस्कान मुस्कुरा देता है। तभी वो आदमी उसके सिर पर हल्के से हाथ रखता है और मिस लिन से कहता है कि वह आचान के साथ उसके पास ही रहे ताकि वह दोनों की थोड़ी सुरक्षा कर सके। वह तुरंत मान जाती है और वादा करती है कि वह बोझ नहीं बनेगी और पूरी लगन से उसका साथ देगी। आदमी उससे कहता है कि उससे ज्यादा उम्मीद न रखे, वो बस उनकी मदद करना चाहता है। वह पहले बॉस राक्षस को मारने में मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन वह कहता है कि इसका जिक्र मत करो। आखिर अगर आचान पहले चिल्लाया नहीं होता तो वह राक्षस के हमले में जरूर मर जाता। फिर वह छोटे बच्चे से कहता है कि इंसान जितना ज्यादा मूर्ख होता है उतना ही ज्यादा फायदे की लालसा रखता है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे के दिमाग को पढ़ सकता हो और उसके पहले वाले स्वार्थी विचार जानता हो। आचान हाथ बांध लेता है और आदमी की मदद को शांति से स्वीकार करने का फैसला करता है, लेकिन वह जानता है कि चिनोरू की पर्सनैलिटी ही एक दिन उसकी कमजोरी बनेगी। वे आखिरकार उस सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं जिसे वे शुरू से टारगेट कर रहे थे, लेकिन गेट बंद होता है। लगता है आज उनकी छुट्टी है। एड में कहा गया था कि सुपरमार्केट खुला रहेगा, लेकिन जगह पूरी तरह बंद है। हॉन एक मास्टर हैकर है और शायद उसी ने रिमोट से सुपरमार्केट बंद किया होगा। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और ड्राइवर बताता है कि उसके एक दोस्त ने कहीं से रिमोटली दरवाजा खुलवाया है। ये कहते हुए वह मुस्कुराता है और फोन दिखाता है और याद दिलाता है कि बाद में उसके दोस्त को धन्यवाद देना न भूले। ये बात आचान को शक में डाल देती है और वह चुपके से अपनी माँ के बैग से उसका फोन निकालकर चेक करता है। वो मैसेज खोलता है और देखता है कि हॉट ने उसे हाल ही में मैसेज भेजा है कि उसने सिक्योरिटी कैमरे में उनकी गाड़ी देखी और उनके लिए गेट खोल दिया। इससे कंफर्म हो जाता है कि ड्राइवर हॉट को जरूर जानता है। ये बात आचान के लिए हालात को और जटिल बना देती है, क्योंकि हॉट और ड्राइवर दोनों ही उसे बेहद संदिग्ध लगते हैं। आखिरकार वे सुपरमार्केट के अंदर घुस जाते हैं और अब हॉन पूरी तरह थक चुकी है क्योंकि वे मंजिल तक पहुंच चुके हैं। सुपरमार्केट बहुत बड़ा है और वेयरहाउस में ढेर सारा सामान मौजूद है। यहाँ कैमरे भी नहीं है, इसलिए लगता है कि बच्चा अपनी ताकत इस्तेमाल करते वक्त पकड़े जाने की चिंता नहीं करेगा। तभी उसकी नजर पड़ती है कि बूढ़ा आदमी अपने साथ एक वेपन रैक भी लाया है। एक पुराने स्पेशल कॉम्बैट डिवीजन सोल्जर से यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अब जब वे सुपरमार्केट में आ चुके हैं तो जो आदमी अब तक उन्हें गाइड कर रहा था वो अचानक गायब हो जाता है। यहाँ कोई स्टाफ भी नजर नहीं आता, इसलिए उनके पास किसी से पूछने का भी कोई तरीका नहीं बचता। खरीदारी करने या चेकआउट करने के लिए जैसे ही वे वेयरहाउस में क्या करना है ये समझने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें इमारत के किसी और हिस्से से ताली बजने की आवाज सुनाई देती है। वे आगे देखते हैं और पहले वाला वही आदमी शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा नजर आता है और अपने आसपास रखे डिब्बों को थपथपा रहा होता है। फिर वो ऐलान करता है कि इस स्टोर का सारा सामान उसकी ऑर्गेनाइजेशन पहले ही खरीद चुकी है। को जिस पल का सबसे ज्यादा डर था वह आखिरकार सच हो चुका था। उसके सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। यहाँ तक कि के का कुत्ता भी उसे पसंद नहीं करता और जोर जोर से भौंकने लगता है। ड्राइवर अब अपने असली रंग दिखाता है और कबूल करता है कि उसने उन सब का इस्तेमाल सिर्फ सुपरमार्केट में घुसने के लिए किया था। अब जब उसका काम हो चुका है तो वो उन्हें बेकार कचरे की तरह ठिकाने लगाने वाला है। अपने घमंडी भाषण के दौरान के तुरंत उस आदमी की बाह पर बना टैटू देख लेता है, जो साफ सबूत है कि वह सच में ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। आंखों में अंधेरा लिए वो आदमी घोषणा करता है कि अब ये सुपरमार्केट ईस्ट लोटस सोसाइटी का है। उसकी आवाज धमकी से भरी होती है और उसकी चेतावनी खास तौर पर उस बूढ़े मिलिट्री मैन के लिए होती है। जेब से हथियार निकालते हुए वो सबको हिलने न की चेतावनी देता है। सोसाइटी का नाम सुनते ही के का ध्यान खिंच जाता है। वो समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ये ब्रांच बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये वे फॉरेनर्स हैं जो हंटिंग प्रोजेक्ट को लागू कराने के जिम्मेदार थे। ये ग्रुप तब से अपने अपराध फैला रहा था जब तबाही शुरू भी नहीं हुई थी। यही वजह है कि वे सप्लाई इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आने वाली आपदा का अंदाजा था। अब के को समझ
आ जाता है कि उसे इस आदमी से शुरू से ही बुरा एहसास क्यों आ रहा था। उसकी घमंडी आवाज से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन ये आदमी कोई भी हो बेबी के उसे गिराने के लिए तैयार है। इस बीच लिन और बूढ़ा आदमी भी हालात की गंभीरता समझ जाते हैं और अपने चारों ओर मौजूद गुर्गों को नोटिस करते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी पहले से तैयार होता है। वो तुरंत एक फावड़ा उठाता है और उसे जनरेटर की ओर फेंक देता है। वो जोर से टकराता है और मशीनरी में धंस जाता है जो किसी भी पल फट सकती है और संभावित धमाके की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देने लगती है। लेकिन ड्राइवर अब भी शांति से खड़ा रहता है, जिसे बूढ़ा आदमी नजरअंदाज नहीं करता। अगले ही पल वो आदमी मुस्कुराता है और कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट निकाल लेता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। वो ड्राइवर पर झपटने के लिए कूदता है, लेकिन आखिरी पल में ही कार्टन के ढेर से टकराकर पीछे फेंक दिया जाता है। अगले ही पल वो खुद को बंदूक की नली के सामने खड़ा पाता है। हंसते हुए ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कहता है कि वो किसी मिलिट्री वेटरन को इतनी आसानी से भागने नहीं देगा। फिर वो उसे हिलने से मना करता है, लेकिन तभी अचानक लिन बंदूक हाथ में लेकर आगे आ जाती है और आदमी को चेतावनी देती है कि बूढ़े आदमी से दूर हट जाए वरना वो गोली मार देगी। वह उससे उसके इरादे पूछती है। आदमी साफ तौर पर एंटरटेन होता है और समझ जाता है कि वह कितनी शानदार तरीके से हालात से अनजान है। वो तो यहाँ तक पूछता है कि क्या वह तब भी उसे मासूम समझेगी जब वह उसे गोली मार देगा। लिन अब भी अपनी खुशमिजाज दुनिया में जीते हुए सप्लाई आपस में बांटने की पेशकश करती है जैसे कोई पिकनिक हो। वो उसकी मासूमियत पर जोर से हंसता है जो हैरान करने वाली हद तक है। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे फैसले वही ले रही हो। फिर वो उसे याद दिलाता है कि उसने कुत्ता उसके पास क्यों छोड़ा था, दया से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि जब वो पैसे वसूलने गया था तब मालिक पहले ही मर चुका था। तो उसने सोचा कुत्ते से भी छुटकारा पा लिया जाए। तभी वो वहां आ गई और उसे ये देखना मजेदार लगा कि वह एक बड़े कुत्ते और एक बच्चे को कैसे संभालेगी। हैरानी की बात यह है कि तब सब ठीक चल गया था, लेकिन अब बंदूक तैयार है और वह सप्लाई बांटने के आइडिया को ठुकरा देता है क्योंकि सबके लिए काफी सामान नहीं। अगले ही पल उसके सारे गुर्गे उन पर निशाना साध लेते हैं। बॉस ऐलान करता है कि लिन जैसी कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। ये पल के अंदर एक याद जगा देता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था और अपनी भूख मिटाने के लिए मजबूर होकर चूहे खाता था। तब भी उसे इसी तरह नीची नजर से देखा जाता था। तभी उसका ध्यान तब टूटता है जब उसका कुत्ता गुंडों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है कि तुरंत जनरेटर पर स्लाइम फेंक देता है जिससे पूरा इलाका ब्लैकआउट में चला जाता है। अगले ही पल अंधेरा सब कुछ निगल लेता है और बॉस चिल्लाता है कि जब तक रोशनी न मिले तब तक गोली चलाना बंद करो। उसी समय बॉस अपनी बंदूक उठाता है, मौके का फायदा उठाते हुए के अपनी ताकत एक्टिवेट करता है और उसे मुक्का मारने ही वाला होता है कि तभी बूढ़ा आदमी अचानक बीच में कूदकर बॉस को लात मार देता है कि और बूढ़ा आदमी दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और के समझ जाता है कि बूढ़े आदमी की नजर में आ जाना उसकी बदकिस्मती है। ओल्ड मैन जो मिलिट्री का हिस्सा है, आखिरकार वे उसे भी एक मॉन्स्टर समझ सकते हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि उसकी पावर्स की वजह से उसे एक रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया जाए। जैसा कि उम्मीद थी, ओल्ड मैन भी उसी लाइन में सोच रहा होता है और वह भी ये सोच रहा होता है कि क्या के एक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो अटैक करने की तैयारी करता है, बेबी के तुरंत छलांग लगाता है और ऊपर की रैक पर ओल्ड मैन के ब्लाइंड स्पॉट में जाकर बैठ जाता है। ओल्ड मैन अपनी फ्लैशलाइट ऑन करता है कि भी लाइट ऑन करने वाला था, लेकिन वो ओल्ड मैन से सतर कर रहता है। वो मन ही मन हंसता है ये समझते हुए कि अब उसके पास ओल्ड मैन को पहले गिराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी एक अचानक आवाज आती है जो सबका ध्यान खींच लेती है। लोग ऊपर देखते हैं और एक स्लाइम को देखते हैं जो पूरे ग्रुप का ध्यान भटका देता है। एक शातिर मुस्कान के साथ के अपनी हमेशा वाली ट्रॉली की सीट पर बैठ जाता है और तमाशा देखने की तैयारी करता है, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रहती जब स्लाइम ओल्ड मैन के डॉपलगैंगर में बदल जाता है। वो उस पर हमला करता है और जल्द ही हर कोई अपने ही क्लोन से लड़ता नजर आता है। ओल्ड मैन भी अपने डबल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इस नई मुसीबत को कोसता है। लिन अपने बिल्कुल परफेक्ट क्लोन को सामने देखकर बुरी तरह डर जाती है और उससे दूर रहने की गुहार लगाती है। उसकी आवाज ओल्ड मैन का ध्यान खींचती है। वो पीछे देखता है और के को पास में रोते हुए देखता है जबकि उसका क्लोन ट्रॉली में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ओल्ड मैन ये मान लेता है कि के ने इस क्लोन को पहले देखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे छोटे से लड़के की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है क्योंकि वह अब
मगरमच्छ के आंसू बहा रहा होता है, बस इंतजार कर रहा होता है कि ओल्ड मैन चमकदार कवच वाले नाइट की तरह आकर उसे बचाए। जैसा कि उम्मीद थी, जैसे ही क्लोन के तक पहुंचने की कोशिश करता है, ओल्ड मैन तुरंत उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो झुंझला जाता है। जब स्लाइम जैसी नेचर की वजह से क्लोन आसानी से खुद को दोबारा बना लेता है, ये समझते हुए कि सिर्फ ताकत काम नहीं आएगी, वह अपनी फावड़ा फेंक देता है और तय करता है कि अब उसे ऐसे मॉन्स्टर्स से निपटने के लिए नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। वह अपना आर्मरी बॉक्स खोलता है और अपनी गन निकालता है। इसी बीच लिन अपनी इलेक्ट्रिक गन से अपने क्लोन को हरा देती है, क्योंकि बिजली स्लाइम क्रिएचर्स की जानी मानी कमजोरी है कि भी लगातार हमलों से अपने क्लोन को हरा देता है, जो कि उनकी एक और कमजोरी है। आखिर में ओल्ड मैन कच्ची फायर पावर से अपने क्लोन को खत्म कर देता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। एक और स्लाइम क्लोन लिन पर झपटता है, लेकिन आखिरी पल में ओल्ड मैन उसे गोली मार देता है। हालांकि वो अब भी जिंदा रहता है और खुद को फिर से बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन लगातार फायर करता रहता है, उसे पूरी तरह खत्म करने के इरादे से। हो सकता है उसने उसे पूरी तरह मारा न हो, लेकिन उसने उसे भारी नुकसान जरूर पहुंचाया होता है। लेकिन उसी समय बॉस भी खुद को संभाल लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि ओल्ड मैन स्लाइम से लड़ने में बिजी रहता है कि झुंझलाहट में मन ही मन गाली देता है। वो अपनी पावर्स खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसका राज खुल सकता है। तभी वो चौंक जाता है जब बॉस अचानक उसे पकड़ लेता है और बंधक बना लेता है और लिन और ओल्ड मैन को हथियार डालने की चेतावनी देता है। लेकिन बॉस ये नहीं जानता कि उसने हमारे चालाक लड़के के लिए चीजें और आसान कर दी हैं कि चुपचाप अपनी स्लाइम पावर एक्टिवेट करता है और बॉस के एक गुर्गे को कंट्रोल में ले लेता है। वो गुर्गा फिर एक ग्रेनेड खोल देता है और अगले ही पल एक जोरदार धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। हालांकि बॉस इस धमाके में बच जाता है, लेकिन वो अब भी के को पकड़े रहता है कि इस अफरा तफरी का फायदा उठाता है और एक फर्स्ट ग्रेड क्रिस्टल कोर देखता है और बिना किसी को पता चले अपनी पूंछ से उसे झटपट उठा लेता है। धमाके से बुरी तरह हिल चुका और लगभग मारा जा चुका बॉस एक दूसरे कमरे में भागता है और खुद को बचाने के लिए दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। उस कमरे के अंदर कई और गुंडे पहले से मौजूद होते हैं। बॉस ऐलान करता है कि अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है और उन्हें कार तैयार करने का आदेश देता है। गुर्गे तुरंत उसकी बात मानने लगते हैं। उसी पल हमारा लड़का उसकी गर्दन के साइड पर बना एक और टैटू देखता है, जो उसका नाम बताता है। अब के लिए सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का असली बॉस लाई है, वही जिसने उसकी पिछली जिंदगी को नर का बना दिया था। तब लाई हमेशा मास्क पहनता था, इसी वजह से कि कभी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। किसने सोचा था कि वो उसे अब एक बेबी के रूप में देख पाएगा, क्योंकि बेबी वाली घूरती नजर इतनी तेज होती है कि लाई भी उसे महसूस करता है और झुंझला कर उसे डांट देता है। अगले ही पल उनके चारों ओर हवा में लाल धुंध फैलने लगती है। इसे क्रिम्सन डस्ट कहा जाता है, जो इस कैटलिस्ट से भरी दुनिया में एक बेहद खतरनाक घटना है और किसी भी इंसान के लिए जानलेवा होती है। जो भी इसके संपर्क में आता है वो या तो मर जाता है या फिर म्यूटेट होकर मॉन्स्टर बन जाता है। यही वजह है कि कुछ ही पलों बाद ली के कई गुर्गे भयानक रूप में बदलने लगते हैं और उन पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन लाई हमेशा की तरह अपनी क्रूर सोच के साथ के को मॉन्स्टर का चारा बनाने का फैसला करता है। बिना एक पल सोचे वह बेबी को उन क्रिएचर से भरे कमरे में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है, उसे पीछे छोड़कर के। हमेशा की तरह इस प्लान को अच्छे से समझ जाता है, लेकिन इस बार वह किसी गवाह की मौजूदगी में भी अपनी असली ताकत छोड़ने के लिए तैयार होता है। वो अपनी जेब से कोर निकालता है और उसे एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो एक फुल ग्रोन फाइटर में बदल जाता है, पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार। एक विशाल मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन उसकी टेंटिकल्स बिना हिचकिचाए अटैक को रोक लेती है। अब क्रिस्टल कोर के साथ फ्यूज होने के बाद उसकी एबिलिटीज एक नए लेवल पर पहुंच जाती है, इतनी ज्यादा कि आसपास के मॉन्स्टर अब उसे ठीक से फिजिकल बींग्स भी नहीं लगते। एक और क्रिएचर अपनी आंख से लेजर अटैक करता है, लेकिन के बिना डरे सीधे उस बीम के आर पार चलता हुआ उसके शरीर को भेद देता है। वो लगभग इस बात से मनोरंजन महसूस करता है कि अब वो अपने शरीर को कितनी आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है। उसकी टेंटिकल्स अब जानलेवा खूबसूरती के साथ चलती हैं और मॉन्स्टर्स को ऐसे काटती हैं जैसे सब्जियां कटिंग बोर्ड पर कटती हैं। इस बीच लाई ये सब बढ़ते डर के साथ देख रहा होता है, घबराया हुआ और कंफ्यूज वह की पहचान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसने बेबी से वॉरियर में उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा ही नहीं होता। उसके चेहरे की सफेदी देखकर के सब समझ जाता है। वो जान जाता है कि लाई अभी तक उसे
पहचान नहीं पाया है, और यही बात उसे और ज्यादा संतोष देती है कि आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गहरा इरादा झलक रहा होता है। अब कोई हिचक नहीं बची होती, बदले का समय आखिरकार आ चुका होता है। डर के बावजूद लाई तुरंत खुद को बचाने की तैयारी करता है। वो अपनी गन निकालता है और के पर फायर करता है, लेकिन किस्मत से कि गोली से भी तेज होता है। हालांकि जिस शरीर में वो बदला है वो उसका ओरिजिनल शरीर नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड और फुर्ती एक बिल्कुल अलग लेवल पर होती है। जैसे ही के दूरी मिटाकर बिल्कुल पास पहुंचता है, लाई मान लेता है कि वह जरूर कोई मॉन्स्टर है, लेकिन हमारा लड़का उसे बोलने का मौका नहीं देता। एक ही झटके में वो लाई को पूरे कमरे में उछाल देता है और उसे एक कोने में दे मारता है। खून खांसता हुआ लाई बड़बड़ाता है किसी कहानी के बारे में जो उसने कभी किसी से सुनी थी, और अब उसे सच लग रही होती है कि एक पल के लिए सोचता है कि वह आदमी कौन हो सकता है, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं होता। तभी लाई अचानक एक सिरिंज निकालता है और खुद को अजीब सी दवा इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर भयानक तरीके से बदलने लगता है और वह एक मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर के तुरंत सच्चाई समझ जाता है कि ग्रेट कैटलिस्ट से बहुत पहले ही ऑर्गेनाइजेशन इस दवा पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो इंसानों को मॉन्स्टर में बदल देता था, लेकिन उनकी होशो हवास छीने बिना जैसे जैसे मॉन्स्टर बड़ा होता जाता है कि साफ तौर पर डर महसूस करता है, वो तुरंत उस पर झपटता है और हालांकि के मुश्किल से अटैक रोक पाता है, फिर भी वो अपनी टेंटिकल्स से जवाबी हमला करता है। लेकिन उसी एक टकराव से वो समझ जाता है कि उसका दुश्मन कोई मामूली खतरा नहीं है। मॉन्स्टर लगातार उस पर बेरहम हमले करता है, चांदी जैसी टेंटिकल से वार करता है जिन्हें के बड़ी मुश्किल से चकमा देता है। सिर्फ उसकी मूवमेंट देखकर के समझ जाता है कि ये क्रिएचर शुरू से ही उसे फंसाने के लिए बनाया गया था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है जब वह पहचान लेता है कि यही वही मॉन्स्टर है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मार दिया था, लेकिन इस बार वो वही इंसान नहीं है। वो बेबस इंसान नहीं रहा और उसे उसी जानवर के हाथों फिर से मरने का कोई इरादा नहीं है। नई दृढ़ता के साथ वो हर अटैक को फोकस और बगावती एनर्जी के साथ चकमा देता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका मॉन्स्टर पर होता है। धूल बैठने पर के देखता है कि बूढ़ा मिलिट्री मैन अपनी गन में गोलियां भर रहा है जो उसने ईस्ट लोटस सोसाइटी से चुराई थी। इस विडंबना को के नजरअंदाज नहीं कर पाता। एक बुरा आदमी के हथियार अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसी बीच के इस लड़ाई में आए अचानक बदलाव को समझने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उस विशाल आंखों वाले मॉन्स्टर को टारगेट कर रहा होता है जो असल में लाई होता है। अभी भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में हालात पलटते देख के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। खेल बदल रहा होता है और इस बार खेल उसके पक्ष में होता है। लाई को वो समय याद आता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था, जब उनके एक प्रतिनिधि ने दुनिया में आने वाली तबाही की चेतावनी देकर उसे फुसलाया था। वो उसे यकीन दिलाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता है। फिर वो उसे शामिल होने के तोहफे के रूप में वो दवा देती है और कहती है कि ये उसे उसकी असली प्रकृति दिखाने में मदद करेगी। उस वक्त दवा को देखते हुए लाई को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि वो अपनी असली फितरत पहले से ही अच्छे से जानता है, लेकिन जैसे ही वो इंजेक्शन लेता है और अपनी मॉन्स्टर साइड को जगा लेता है, वो सच्चाई से रूबरू हो जाता है। वो इस बात पर पूरी तरह यकीन करने लगता है कि वो औरत सच कह रही थी, क्योंकि वो खुद एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में पैदा हुआ है जो दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाकर जिंदा रहता है। उदाहरण के तौर पर जब वो सिर्फ एक बच्चा होता है तो वो एक मोटी औरत से कहता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। जब वो औरत गुस्से में आती है तो वो सबूत के तौर पर जोर देता है कि थोड़ी देर पहले उसने उसके पति को उसे बदसूरत सोई हुई सुअर कहकर बुलाते सुना था। वो औरत जो शायद पहले से ही अपने शरीर को लेकर असुरक्षित होती है, तुरंत उसकी बात पर यकीन कर लेती है और अपने पति पर भड़क जाती है। मार खाने के बाद पति उससे तलाक लेने का फैसला करता है और जब वह चला जाता है तो वो औरत अपनी ही नजरों में बदसूरती से पूरी तरह टूट जाती है और तभी एक गार्जियन एंजल की तरह लाई उसे अपने जाल में फंसा लेता है, ये कहकर कि वो उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जो कभी उसे बुली नहीं करेंगे। इसी तरह वो लोगों के दिलों का शोषण करता है, पहले उनका भरोसा जीतता है और फिर बाद में उन्हें पूरी तरह निचोड़ लेता है। उसकी यही ठग प्रवृत्ति उसे एक कॉन आर्टिस्ट बना देती है, इंसानी खाल में छिपा हुआ एक मॉन्स्टर, और इसी वजह से वो अब लेवल 4 मॉन्स्टर ट्रिकस्टर लाई के रूप में जन्म लेता है। अब तक हमारा लड़का जो मॉन्स्टर देख रहा होता है वो सिर्फ हेलुसिनेशन होते हैं। वो उसी मॉन्स्टर को देखता है जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मारा था
और लाई की चालाकी से बुरी तरह डर जाता है। इस बीच लाई अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता और सही मौके का इंतजार करता है ताकि आखिर में पलटवार कर सके और जीत सके। तभी अचानक उसे एक गोली लगती है और वह चौंक कर देखता है कि बूढ़ा आदमी फिर से उससे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। वह बूढ़े आदमी की लंबी उम्र से झुंझला जाता है और तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी खुद को छिपाए रखता है और बिना सामने आए हमले करता रहता है। लाई फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार उसका वार कई धमाकों से टकराता है। इस टकराव से भारी मात्रा में धुआं और धूल फैल जाती है, जिससे उसे साफ दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर के पीछे से उसके ब्लाइंड स्पॉट में घुस जाता है। जबकि हमला करता है तो लाई गुस्से में चिल्लाता है कि वह इतनी जल्दी हेलुसिनेशन से बाहर कैसे निकल आया कि आगे बढ़कर ऐलान करता है कि लाई सिर्फ एक लेवल 4 का ठग है जो कभी भी कुछ खास नहीं बन सकता। और ये कहते हुए वह अपनी टेंटिकल से उस पर हमला कर देता है, जिससे लाई उन टेंटिकल्स को कोसने लगता है। अगले ही पल लाई के चारों ओर एक इल्यूजन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी स्किल काम नहीं करती और वह इस नाकामी से बुरी तरह चिढ़ जाता है कि को याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने इसी हेलुसिनेशन की वजह से मौत का स्वाद चखा था। मन ही मन लाई को धन्यवाद देते हुए वह अपनी पूरी ताकत छोड़ देता है। बिजली जैसी रफ्तार से के अपनी ओर आता देख लाई डर जाता है और के हमलों के बाद वो बुरी तरह खून से लथपथ हो जाता है कि शांत आवाज में उससे पूछता है कि क्या अब उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि ये तो बस शुरुआत है। 2 घंटे बाद क्रिम्सन डस्ट की एक और लहर आने वाली है जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये एक विकृत सैलाब होगा जो नर्क के दरवाजे तोड़ देगा। जैसे ही वो लाई को खत्म करने की तैयारी करता है, लाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन के कहता है कि उसे उसके आखिरी शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान बूढ़ा आदमी भी ये सब होते हुए देख रहा होता है कि समझ जाता है कि लाई एक खतरनाक दुश्मन है जो इतनी चोटों के बाद भी लड़ना चाहता है, इसलिए उसे सीधा गर्दन पर वार करके खत्म करना ही बेहतर है। जैसे ही वो हमला करने वाला होता है, वो एक और इल्यूजन की चपेट में आ जाता है। इस बार उसे अपनी माँ दिखाई देती है जो उससे रोते हुए पूछती है कि क्या वो उसे भी मार डालेगा। वह एक पल के लिए हिचकिचाता है और वही एक पल उसे भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसी दौरान उस पर कई धमाके हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर लाई फिर से हमला करता है और के मुश्किल से खुद को बचा पाता है। जैसे ही के संभल कर खड़ा होता है, लाई ऐलान करता है कि चाहे कुछ भी हो के उसे कभी नहीं मार पाएगा, क्योंकि अब वो उसके हर ख्याल को पढ़ सकता है और उसकी हर चाल पहले से जान सकता है। लाई को पता होता है कि के पास अब सिर्फ एक ही अटैक बचा है। इसी बीच हमारा लड़का सोचता है कि क्यों न लाई को बूढ़े आदमी पर छोड़ दिया जाए, लेकिन ठीक उसी समय जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो, लाई बूढ़े आदमी की गोली को चकमा देता है और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वो हमेशा की तरह बस खड़ा ही रहेगा। के गुस्से में बुदबुदाता है, क्योंकि उसे अब समझ आ जाता है कि नॉर्मल हथियार लेवल 4 मॉन्स्टर पर काम नहीं करते। लाई जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में आ जाता है और सोचने लगता है कि वह बूढ़े आदमी की हर चाल समझ चुका है। एक खौफनाक हंसी के साथ खुद को दिव्य प्राणी घोषित करते हुए लाई उस जगह की ओर बढ़ता है जहां बूढ़ा आदमी छिपा होता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, बूढ़े आदमी द्वारा पहले से लगाया गया ग्रेनेड फट जाता है। लाई को घायल होते देख के बूढ़े आदमी की तेज समझ की तारीफ करता है। फिर वह सोचता है कि बूढ़ा आदमी गया कहाँ। तभी अचानक बूढ़ा आदमी लाई के पीछे प्रकट होता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन लाई आखिरी पल में बच निकलता है। लाई पलटवार करने की तैयारी करता है, तभी के उसका नाम लेकर उसे पुकारता है। अचानक हुई इस आवाज से लाई चौंक जाता है। मुस्कुराते हुए लाई के से पूछता है कि क्या वो अपना भविष्य जानना चाहता है, और उसी पल की एकाग्रता टूटते ही बूढ़ा आदमी उस पर गोली चला देता है। पहले ली के दिमाग में अचानक एक विजन घुसता है जिसमें वो खुद को कमजोर लोगों, उन लोगों के साथ निपटते हुए देखता है जो उसके स्तर से नीचे हैं, कि उसे एक भविष्य दिखा रहा है जिसमें वो हमेशा हारता है, हमेशा बेकार रहता है। अंत में कि उसे बताता है कि यही उसका भाग्य है। गुस्से में ली अपना सिर पकड़ता है और इस दावे को नकारता है। एक और विजन में वो दूसरों के सामने शर्मनाक मुद्रा में झुकता हुआ दिखता है। वह इस भविष्य को स्वीकार करने से इनकार करता है। क्रोध में वह बेतहाशा हमला करता है, लेकिन अंततः खुद को घायल कर बैठता है। अगले ही पल सब लोग अविश्वास के साथ देखते हैं कि ली ने खुद का सिर काट लिया है। कि ये सब देखकर मुस्कुराता है। उसने आखिरकार सबसे बड़ा ठग ली
को बेवकूफ बना दिया है। ली का सिर जब उसके शरीर से अलग उड़ता है तो वो फिर से के की यादें झलकता देखता है। उसके आंखें डर से खैल जाती है जब वो सामने खड़े मॉन्स्टर को देखता है। अगले ही पल उसका कटे हुए सिर जमीन पर गिरता है और वह के को चेतावनी देता है कि वो उसके दिमाग से बाहर निकल जाए। वह जोर से चिल्लाता है कि यही सच में उस बच्चे के बारे में चेतावनी का मतलब था। बूढ़ा आदमी के ध्यान की ओर देखता है। ली अब स्ट्रेन्ड आवाज में बोलता है कि के ही आपदा का अंडा है, जो कि और बूढ़े आदमी दोनों को हिलाकर रख देता है। ली चेतावनी देता है कि इस क्रांति की शुरुआत करके के ने किसी सामान्य जीवन की संभावना त्याग दी है। अब से संगठन उसे लगातार शिकार करेगा। अगली गोली के साथ ली चुप हो जाता है कि और बूढ़ा आदमी तेजी से ध्वनि की ओर मुड़ते हैं। एक नया व्यक्ति अपनी जीप से बाहर निकलता है और शांत रहकर समझाता है कि अगर कोई समय पर अपने दुश्मन को नहीं मारता तो वो खुद दुश्मन बन जाता है। कि तुरंत समझ जाता है कि यह आदमी सेना का है। नया आगमन बूढ़े आदमी को टीचर कहकर संबोधित करता है, उसी पाठ के लिए क्रेडिट देते हुए जो उसने अभी पढ़ाया। उसका नाम कैप्टन लियोन है, लेकिन वह स्नो वुल्फ के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। जैसे ही छात्र और शिक्षक अभिवादन करते हैं, पीछे से एक और मॉन्स्टर आता है। बिना हिले या मूव किए लियोन मॉन्स्टर को मार देता है। कि बॉक्स के पीछे से यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उस पल बूढ़ा आदमी लियोन को जानबूझकर वहां होने के लिए कहता है क्योंकि वो घर जाकर अपने पोते की देखभाल करना चाहता है। फोन निकालते हुए लियोन अपने शिक्षक से आग्रह करता है कि वह मुख्यालय लौट जाए क्योंकि वहां आपातकालीन स्थिति है। वो अपनी पोती की सुरक्षित तस्वीर दिखाता है और याद दिलाता है कि सेना को उनके कमांडर की जरूरत है। कि तुरंत समझ जाता है कि यह बूढ़ा आदमी सेना का शीर्ष कमांडर है। इसके बाद लियोन पूछता है कि क्या बूढ़ा आदमी अपनी पोती की सुरक्षा की पुष्टि करना चाहता है। बूढ़ा आदमी सहमति देता है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है। इसी दौरान के डर और अनिश्चितता में है। जैसे ही वह हिलता है, ये उनका ध्यान आकर्षित करता है। एक पल भी नहीं बीता कि लियोन उसके पास आता है, बंदूक ताने हुए। सौभाग्य से कि पहले ही अपने बच्चे के रूप में बदल चुका है। लियोन शक से पूछता है कि क्या यही वो मॉन्स्टर है जिसे उसने थोड़ी देर पहले देखा था। कि डरा हुआ है और सोचता है कि क्या लियोन उसे गोली मार देगा, लेकिन बूढ़ा आदमी बीच में आकर बताता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने के को वहां रखा। उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बूढ़ा आदमी के कान में फुसफुसाता है कि वह नाटक करना जारी रखे। कि जैसे ही रोट रोट कर रोने लगता है, लियोन टिप्पणी करता है कि वो बच्चे के साथ कितना अच्छा मेल खाता है। अचानक हमारे लड़के को लियोन से अजीब आभा का एहसास होता है और वो गौर से देखता है। उस पल उसे संदेह होता है कि कहीं उसने लियोन को पहले संगठन में नहीं देखा। बाद में के को नर्सरी में अन्य बच्चों के साथ रखा जाता है। जब नर्स उसे पालने में रखती है तो लियोन उसे वापस जाने का आदेश देता है और वह बिना सवाल किए मान जाती है। छलावा बनाकर सोने का नाटक करते हुए कि ये सब सुनता है और बूढ़े आदमी की स्थिति और अपने आसपास के वातावरण के बारे में सोचता है। अचानक एक बच्चा रोने लगता है और लियोन का ध्यान उसकी ओर जाता है। शुरू में वह बच्चे की ऊर्जा पर सहज टिप्पणी करता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन फिर उसका लहजा बदल जाता है और वह अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके बच्चे को बेहोश कर देता है। इस दौरान कि ये सब देखता है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे याद आता है कि लियोन संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कोड नाम टैंक से जाना जाता है। इसके अलावा उसके पास एक दुर्लभ और शक्तिशाली क्षमता है जिसमें वो किसी के शरीर में रक्त का उपयोग करके उसे नियंत्रित और विस्फोट कर सकता है। के जानता है कि लियोन ने बच्चे पर अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई और बच्चा प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि जबरन बेहोश हो गया। अब लियोन की ओर बढ़ रहा है और के सोचता है कि क्या वो पहले से ही अपने क्षमताओं को जल्दी ही जगा चुका है, ये देखते हुए कि संगठन ने अभी शुरुआत की है। वो सोचता है कि क्या वो पहले से ही उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कुछ चुनिंदा बच्चों को उनकी शक्तियां जगाने के लिए अंत समय से पहले चुना गया था। उस समय लायन ने निर्णय लिया कि वह के की जांच करेगा और उससे चुप रहने को कहा। कि पूरे समय अपनी सांस रोक कर रहता है। जैसे ही लायन दूर चला जाता है कि राहत की सांस छोड़ता है। जाने से पहले लायन ये टिप्पणी करता है कि ये कितना मजेदार है। जैसे ही वह चला जाता है कि चारों ओर नजर डालता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि लायन सच में चला गया है। फिर वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में लाई आता है
एक धोखेबाज ऐसा व्यक्ति जो दिमागों को नियंत्रित कर सकता है। के पास भगवान स्तर की अवशोषण जैसी शक्तियां हैं जो उसके दिमाग में एक बाधा बनाती हैं ताकि लाई उसके विचारों को नुकसान न पहुंचा सके। अब खुद को लाई से बचाने के लिए वो अपने रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, उसे धीमा कर देता है और सुनिश्चित करता है कि नकली रक्त स्वतः अवशोषित हो जाए। इसे देखने के बाद वो आसपास के अन्य बच्चों को देखता है और सोचता है कि क्या वे भी आपदा अंडे हैं। ये शब्द उसके लिए नया नहीं है, उसने इसे अपने पिछले जीवन में सुना था, लेकिन तब उसकी स्थिति इतनी नीची थी कि उसे इस तरह की जानकारी तक पहुंच नहीं थी। फिर भी वह मानता है कि लायन को इसके बारे में कुछ पता होगा। फिर वह उस स्थिति का विश्लेषण करता है जिसमें सेना शामिल थी, जिसे उसके पिछले जीवन में संगठन द्वारा समाप्त किया गया था। उसके विचार बूढ़े व्यक्ति की ओर चले जाते हैं जो स्पष्ट रूप से लायन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से अपने पोते की जांच करना चाहता था। वो ये भी सोचता है कि लायन ने उस पर जो निरीक्षण किया वो कैसा था। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं। फिर वह अपनी माँ और अपने कुत्ते को याद करता है, लेकिन तुरंत ही उन विचारों को दूर कर देता है। वह उस स्थिति में नहीं कि दूसरों के बारे में सोचे। अभी उसके लिए केवल अपने भागने की योजना पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। वो अपनी शक्ति से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उपयोग नहीं कर पाता। उसे अपने क्रिस्टल कोर की याद आती है जिसे उसने पहले प्राप्त किया था और जिसे उसने डार्क शैडो नामक क्षमता के साथ फ्यूज किया था। लेकिन फ्यूजन प्रक्रिया के दौरान वह अपनी कई क्षमताओं का उपयोग नहीं कर सकता। वर्तमान में वह केवल डार्क शैडो और गॉड बैरियर का उपयोग कर सकता है। गॉड बैरियर उसे मानसिक हमलों से बचाता है, लेकिन डार्क शैडो वर्तमान स्थिति में बहुत शक्तिशाली और जोखिम भरा है। इसलिए वह निर्णय करता है कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग करने से पहले प्रतीक्षा करेगा और आसपास के लोगों के इरादों को समझेगा ताकि खुद को उजागर करने का खतरा न हो। अब तक केवल शिशु बनने का नाटक उसके लिए सफल रहा है। अचानक वह देखता है कि एक और पालने से कुछ उभर रहा है। वह नीचे देखता है और पाता है कि एक और बच्चे के पैरों में पेड़ की शाखाओं जैसी वृद्धि हो रही है। ये बच्चा भी उसके जैसे चयनित होना चाहिए। फिर वह कई अन्य बच्चों को देखता है जिनमें अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। वो अपने पिछले जीवन में याद करता है कि ये बच्चे हमेशा बंद किए गए थे। अब वह समझता है कि इन्हें भी उसी तरह की जगह पर रखा गया है जहां वह अब है। अचानक एक पेड़ की बेल उसे उठा लेती है। जब वह मुक्त होने की कोशिश करता है तो वह सफल नहीं होता। वह कुछ समय के लिए सोचता है कि क्या उसे अपनी शक्तियों का अब उपयोग करना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके विचार उस समय एक और लड़के द्वारा बाधित हो जाते हैं जो उसे मुक्त होने में मदद करता है। ये पता चलता है कि वह छोटा लड़का है जो उसे केवल सोने का नाटक करने की सलाह देता है। अब उसे बस वैसा ही व्यवहार करना चाहिए कि यह देखकर हैरान रह जाता है कि लड़का केवल 5 साल का है और पहले ही अपनी शक्तियों में महारत हासिल कर चुका है। अचानक वो अपने मन ही मन शाप देता है जब उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। लड़का तुरंत गायब हो जाता है कि मुड़कर देखता है कि नर्सें निरीक्षण के लिए कमरे में प्रवेश कर रही हैं और वो तुरंत फर्श पर सोने का नाटक करता है। हेड नर्स सभी बच्चों को इकट्ठा करने का निर्देश देती है। उनमें से एक उसे देखकर उठाता है। जैसे ही ये सब होता है कि सोचता है कि वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है और वे उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं। कुछ समय बाद नर्सें सभी बच्चों को फर्श पर रख देती है। वो हल्के से अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर केवल अंधेरा देखता है। उसके दिमाग में एक डरावना विचार आता है कि क्या उन्हें मरने के लिए लड़ाया जाएगा। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा क्योंकि ये उसके पिछले जीवन में संगठन की प्रवृत्ति थी। उसे यह भी महसूस होता है कि संगठन का कोई व्यक्ति पास में मौजूद है। धीरे धीरे वह रेंगना शुरू करता है जैसे ही अन्य बच्चे भी उठने लगते हैं। जब वह ऊपर देखता है तो उसे लाई ऑन ऊपरी मंजिल पर दिखाई देता है। उससे पहले कि वह और कुछ प्रक्रिया कर पाए वह देखता है कि एक राक्षस बच्चे की ओर बढ़ रहा है। पहले वो अनुमान लगाता है कि ये बच्चे राक्षस के लिए शिकार बनने वाले हैं क्योंकि उसे याद आता है कि उसके पिछले जीवन में कोई बच्चे नहीं थे। फिर वह देखता है कि राक्षस को चेन से बांधा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वे सुरक्षित हैं। वो अनुमान लगाता है कि यह बंधन केवल अस्थायी है और राक्षस को बाद में मुक्त किया जा सकता है। उसके आसपास सभी लोग इसे देखकर डरते हैं। पिछले लड़के ने कदम बढ़ाया, रोते हुए बच्चे को राक्षस के पास से उठाया और दूर रख दिया। बच्चों और लाई ऑन को देखकर
वो अब ये निष्कर्ष निकालता है कि सभी को राक्षस से लड़ने के लिए इकट्ठा किया गया है ताकि उनकी शक्तियों को जबरन जगाया जा सके। इन सभी बच्चों को यहाँ इकट्ठा करना संगठन की योजना होनी चाहिए, जिसे हंटिंग डॉग प्लान कहा जाता है। लाई के बाद यह योजना लायन को सौंपी जाती है। उस समय लायन बताता है कि वह अपने शिक्षक के सामने केवल नाटक कर रहा था। फिर वह सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि वे उसे निराश न करें और उनके टेस्ट को शुरू करने के लिए बटन दबा देता है। इसी के साथ राक्षस पर लगे बंधन टूट जाते हैं और वो हमारे लड़के की ओर दौड़ता है, लेकिन वह मुश्किल से उसे चकमा देता है। इस प्रक्रिया में उसके कान को चोट लगती है। वह राक्षस की ओर देखता है, जो शायद सेकंड ग्रेड का हो सकता है। वो आश्वस्त है कि वह इसे हरा सकता है, लेकिन दूसरों के बारे में वो इतना निश्चित नहीं है। वो आसपास देखता है, जहां बाकी सभी डर से कांप रहे हैं। एक छोटे बच्चे का रोना शुरू हो जाता है, जिससे राक्षस का ध्यान उस बच्चे की ओर चला जाता है। अब राक्षस उस बच्चे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के बगल में खड़ी लड़की डर जाती है और इसी के साथ उसकी पेड़ शाखा जैसी शक्ति सक्रिय हो जाती है। कई बेलें राक्षस के चारों ओर लपेट जाती है कि लड़की को अंगूठा दिखाता है और उम्मीद करता है कि वह संभल पाए। उसी समय लायन भी उसकी क्षमता को नोटिस करता है, जिसे एक वाइन टाइप के रूप में पहचाना जाता है। वो उसकी सराहना करता है, कहता है कि यह अच्छी क्षमता है, खासकर जब इसे केवल पहली कक्षा के स्तर पर देखा जाए। फिर उसका ध्यान हमारे लड़के की ओर जाता है, जिसने अभी तक कोई क्षमता नहीं दिखाई है। फिर भी वह निश्चित है कि एक क्षमता उपयोग करता है। अपने दिमाग में वो मानता है कि निश्चित रूप से अपनी शक्तियों को सक्रिय करेगा जब उसे अत्यधिक परिस्थितियों में धकेला जाएगा। इसी समय राक्षस बेलों से मुक्त हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति को उजागर करने की तैयारी करता है।